हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द सीए इंटर एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। आज हम इसमें सुपर फास्ट अमेंडमेंट लेक्चर लेने वाले इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूं, इसके पहले हमने कंपनीज एक्ट का रिवीजन प्लस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि रिवीजन लेक्चर ही था, उस पे जितने भी अमेंडमेंट थे, कौन से अमेंडमेंट जो अभी आपको दिसंबर 21 में एप्लीकेबल है, वो हमने डिस्कस करके लिए हुए थे। बराबर है क्या? कहां तक के डिस्कस किए थे? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के। तो इस पे रिवीजन, और उस रिवीजन में यानी कि चैप्टर 8 तक के जितने भी अमेंडमेंट थे वो हमने सब कर लिए थे। आज जो अपन करने वाले हैं वो अपन अमेंडमेंट के लेक्चर करने वाले, अमेंडमेंट चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक पूरे कंपनीज एक्ट 2013 के। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदर लॉज जो है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल, ये ऑलरेडी मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया था। इसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये दोनों लेक्चर की, रिवीजन लेक्चर की, और इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। अदर लॉज में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, जो अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 में। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो ऑलरेडी हमने पहले रिवीजन प्लस अमेंडमेंट लिया था, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक। सर किसको देखना है ये लेक्चर? डेफिनेटली उन सारे लोगों को जिनका अभी इंटर वाले जो स्टूडेंट है, चाहे सीए का हो चाहे सीएमए का हो, जिनका दिसंबर 21 में अटेम्प्ट है। सर मेरा तो मई 22 है सर, तो मेरे को ये देखना है क्या? अरे बाबा, जब नवंबर वाले बच्चे देख रहे हैं, नवंबर में इनको अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली आपको मई में ये वाले अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। तो चाहे आप दिसंबर 21 के हो चाहे मई 22 एंड ऑनवर्ड्स के हो, आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है जी। अब मैं बताना चाहता हूं, अमेंडमेंट को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। अमेंडमेंट एक मैंने लिखा है मिसलिनियस, एक है सेक्शन 135 का जो सीएसआर वाली बात करता है, और फाइन और पेनाल्टी का है। ये मिसलिनियस इसलिए लिखा हूं, इसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट है, मेरे ख्याल से 5-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, टू द पॉइंट, दिमाग में खून पे उतर जाएंगे। सेक्शन 135 में थोड़ा सा दमदार अमेंडमेंट है, यानी कि सब्सटेंशियल अमाउंट में अमेंडमेंट है, मे बी इसको करने में अपने को थोड़ा वक्त ज्यादा लगे। फाइन पेनाल्टी के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो भी लास्ट में, तो इस लेक्चर में बने रहिएगा। एकदम कम समय में टू द पॉइंट और आपके खून में उतारते हुए, यानी कि बोलते एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट बता दो एकदम फटाफट, ये इस टाइप का आ सकता है, वैसे बताने वाला हूं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। अमेंडमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो जितनी भी आपको नोटिंग दिख रही है, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको वहां से ये सारे अमेंडमेंट मिल जाएंगे, मतलब ये नोटिंग मिल जाएगी, तो आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं। आपका टाइम लिमिटेड है, आप सिर्फ लेक्चर देखिए, नोट्स को प्रिंट करा लीजिए और अपना काम कीजिए। लेक्चर देख के अलग से नोटिंग करने में टाइम वेस्ट ना करिएगा। शुरुआत करते हैं कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 1 प्री मिलेनरी से, जिसपे एक अमेंडमेंट था सेक्शन 2 क्लॉज 52 में लिस्टेड कंपनी में। पहले क्या होता था, तो जितना भी रेड वाला है, जितना भी रेड मार्किंग से नोटिंग है, वो अमेंडमेंट है, और ऐसे जो नॉर्मल ब्लू ब्लैक से मिलेगा वो पहले से था। तो कंपनीज हुज एनी ऑफ सिक्योरिटीज इज लिस्टेड ऑन आरएससी। अब सिक्योरिटीज एक बड़ा टर्म है, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर हो, सब आता है इसमें। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन इसी क्लॉज के अंदर दी हुई, ऐसा नहीं, वो मैंने खुद से लिखा कि सिक्योरिटी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर आपको इक्विटी भी मिल जाएगा, प्रेफरेंस भी मिल जाएगा, डिबेंचर भी मिल जाएगा। तो बोले किसको लिस्टेड कंपनी बोला जाता था? बोले अरे हर वो कंपनी जिसने अपनी कोई सी भी सिक्योरिटी को लिस्ट किया, कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, मोटा माटी यही रहता है, उसको लिस्टेड कंपनी बोला जाएगा। ये पहले से था। अब इस पे एक प्रोविजो इंसर्ट किया, ध्यान से समझ के लेना। बोले कुछ क्लास ऑफ कंपनी को हम बताएंगे, बराबर है क्या, जो लिस्टेड है या तो अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है, बराबर है क्या। वो कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को जब लिस्ट कराएगी सेबी के कंसल्टेशन के साथ, हम उनको लिस्टेड नहीं बोलेंगे। तो क्या क्या बात ध्यान रखनी है? कुछ क्लास ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब किया जाएगा। सिर्फ क्लास ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब करने से कुछ नहीं होगा, वो कौन सी सिक्योरिटी को लिस्ट कर रहा है ये भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। कि भाई आप प्राइवेट कंपनी हो, आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो देखो पहले प्राइवेट कंपनी प्रिस्क्राइब किया, फिर सिक्योरिटी डिस्क्राइब किया, सिक्योरिटी में बोला नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट कर रहे हो, तो ये दो चीज प्रिस्क्राइब कर दी। बोले हाँ, इस चीज को अगर आप लिस्ट कराओगे, यानी कि आप प्राइवेट कंपनी हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को लिस्ट करा रहे हो, कोई बात नहीं, लिस्ट कराओगे भी तो भी हम मानेंगे कि आप लिस्टेड नहीं हो। तो ध्यान से समझना, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जो या तो लिस्टेड है या अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है, लिस्ट किससे कराएगी? या तो इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट से ही। तो बोले कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटी हम स्पेसिफाई कर देंगे, अगर ऐसी कंपनी ऐसे क्लास ऑफ सिक्योरिटी को लिस्ट कराती फिर भी हम उसको लिस्टेड नहीं कंसीडर करेंगे। ध्यान से समझना एग्जांपल, तो कहां प्रिस्क्राइब किया, कौन सी क्लास को प्रिस्क्राइब किया है, वो अपने को बताया रूल नंबर 2A में, बिल्कुल ध्यान से समझ के लीजिएगा।
ऐसी कंपनी जिनको आपको लिस्टेड कंपनी कंसीडर नहीं करना, ऑल्दो वो लिस्टेड है, अपनी सिक्योरिटी लिस्ट कराएगी वो, फिर भी आपको उसको लिस्टेड नहीं मानना है, तो वो कौन सी क्लास ऑफ कंपनी है और जब वो कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू करेगी तो कब उसको लिस्टेड नहीं मानना है, इवन दो वो लिस्टेड है फिर भी उसको लिस्टेड नहीं मानना है। तो दो क्राइटेरिया में बांटा, एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी। ध्यान से समझिएगा, पब्लिक कंपनी बोले पहली बात, पब्लिक कंपनी अगर उसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं किया है, पब्लिक कंपनी है, तुम पब्लिक कंपनी, बोले हाँ, क्या तुम्हारे इक्विटी शेयर लिस्टेड है, बोले नहीं, तो बोले फिर क्या है, तो बोले काम करो, जैसे इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन 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 तुम्हारे एनसीडीएस लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बराबर है क्या, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज आप बोल लो इसको, बराबर है एनसीडीएस, और वो भी आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू किया है। कई बच्चों को इसमें डाउट है प्राइवेट प्लेसमेंट में कि सर जब लिस्ट कर दिए तो बात तो एक ही है ना सर, वो लिस्ट हो गया, भले प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कैसा भी करे। अभी मैं उसको क्लियर करूंगा, अभी इतना समझो, क्या पब्लिक कंपनी हो, बोले हाँ, आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है क्या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बोले हाँ, फिर तो आप लिस्टेड हो, सवाल ही नहीं पैदा होता, इक्विटी शेयर लिस्टेड है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्विटी शेयर लिस्टेड है, आप लिस्टेड हो। बोले पब्लिक कंपनी, बोले हाँ, इक्विटी शेयर लिस्टेड है, बोले नहीं, तो बोले क्या लिस्टेड है, बोले नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, वो भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट में बेसिस पे इशू किए थे, बोले अच्छा ऐसा है क्या, इवन दो आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है ना, फिर भी हम आपको मानेंगे कि आप लिस्टेड नहीं हो। एक कंडीशन है भाई, इक्विटी लिस्ट नहीं होना चाहिए तेरा, इक्विटी लिस्ट है तो तू लिस्टेड ही माना जाएगा। अब एनसीडीएस लिस्टेड है, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टेड है, तो इवन दो यू आर लिस्टेड वी विल कंसीडर यू एज अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है सर। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में ही आपने इशू किया है, चलेगा। कंक्लूजन निकाला जाए तो सबसे पहली बात तो इक्विटी शेयर अगर लिस्टेड है तो तुम तो लिस्टेड ही कहलाओगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक्सेप्शन में आ जाते हैं सर प्रोविजो में, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, और ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे आपने इशू किया है, लिस्टेड है दोनों, लिस्टेड है दोनों, लेकिन इसका आपने पब्लिक ऑफर नहीं लाया है। यानी कि अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर ले आते लिस्ट करके, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का आप लिस्ट करके पब्लिक ऑफर ले आते, तब तो किस्सा खत्म ही था, तब तो किस्सा खत्म ही था। अच्छा मान लो आप इक्विटी लिस्ट करके इक्विटी का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, इक्विटी लिस्ट हो रहा है ना, तो भी आप लिस्टेड हो। छूट सिर्फ दो जगह है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी जब आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किया है तब इवन दो आपके ये दो सिक्योरिटीज लिस्टेड है, आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। आऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ी देर से आऊंगा। एक है अपनी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना इक्विटी शेयर तो लिस्ट करा ही नहीं सकती, सेक्शन 2 क्लॉज 68 अपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बोले अगर इसने भी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया है और इसको इशू किया प्राइवेट प्लेसमेंट में, प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है ना, प्राइवेट पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर भी ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर सकती है ना। हाँ, अब अगर आपको याद होगा सेक्शन 2 क्लॉज 68 में रिस्ट्रिक्शन है, शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती फ्रीली प्राइवेट कंपनी, इसीलिए यहां पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स की बात ही नहीं किया, यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात किया था, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनको रिस्ट्रिक्शन है इसलिए यहां पे शेयर्स की बात हटाई दी है, बराबर। यहां पे अपने को क्या बोला, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, इशू किया प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में, ठीक है। इवन दो आपका नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, फिर भी हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। आओ अब इसको थोड़ा सा डीपली कंसेप्चुअली समझ के लेते हैं, फटाफट ध्यान देना इधर। अब मेरे को एक बात बताना, मैं 3-4 केस लिख के रखा हूं, यहां पे देखो ये वाला जो पहला कॉलम है ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का है, ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज का है, ठीक है। ये कॉलम याद करो, ध्यान से समझना। पहला केस, आप पब्लिक कंपनी हो, आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो, ठीक है, पब्लिक ऑफर ला रहे हो, आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो प्रेफरेंस शेयर का या पब्लिक ऑफर ला रहे हो डेट सिक्योरिटीज का, पब्लिक ऑफर ला रहे हो, लिस्टिंग कंपलसरी करानी पड़ेगी, अपन ने पढ़ा है सेक्शन 40 पे। अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो पहले आपको सेक्शन 40 के तहत क्या होना पड़ेगा, लिस्टेड होना पड़ेगा, लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, यस दोनों जगह करवाना पड़ेगा, पब्लिक ऑफर ला रहे हो लिस्ट करवाना पड़ेगा, तो क्या आप लिस्टेड कंपनी कहलाओगे, यस बिल्कुल, क्योंकि आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो भाई, हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आओ सेकंड केस पे आते हैं, आप पब्लिक कंपनी हो, सेकंड केस, आप प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाहते हो, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ला सकते हो, हाँ ला सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज का लाना चाहते हो ला सकते हैं, बराबर। क्या इसके लिए लिस्टिंग कराना कंपलसरी है, पब्लिक ऑफर तो नहीं ला रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट है,
अब यहीं पे कहानी है पूरी, यहीं पे कहानी है पूरी, समझना ध्यान से भाई। प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर रहे हो तो चाहे आप लिस्टिंग कराओ चाहे आप लिस्टिंग नहीं कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं बोल सकता हूं लिस्टिंग कराना आपके लिए यहां पे ऑप्शनल हो जाएगा, लिस्टिंग कराना यहां पे आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा। हम थोड़ी बोल रहे हैं लिस्टिंग कराओ उसके बाद ही प्राइवेट प्लेसमेंट करो, यहां पे ऑप्शन है मेरे भाई। आपने लिस्ट कराया बट लिस्ट करा के पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, लिस्ट कराया हुआ है, आपकी मर्जी कराना नहीं कराना। पब्लिक ऑफर कर रहे हो तो लिस्ट तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो और आप एक पब्लिक कंपनी हो, तो चाहे आप लिस्ट करा लो चाहे आप लिस्ट नहीं कराओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है ना। पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो आपको तो लिस्ट कराना ही है, लेकिन आप नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करा रहे हो, तो प्राइवेट प्लेसमेंट आप लिस्ट करा के प्राइवेटली प्लेस कर दो, आप बिना लिस्ट कराए प्राइवेटली प्लेस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इन दो सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो और ये जो सिक्योरिटीज आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो ऑलरेडी लिस्टेड भी है, लिस्ट करवाने की बात कर रहे हो तो भी हम आपको क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, लिस्टेड नहीं हो। बराबर है क्या? लेकिन इनको लिस्टिंग कराना कोई कंपलसरी थोड़ी है। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे तो लिस्टिंग करा के तू प्राइवेटली प्लेस कर दे या लिस्टिंग ना करा के प्राइवेटली प्लेस कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या ये लिस्टेड कंपनी कहलाएगी? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। चाहे वो लिस्ट कराए अपने डेट सिक्योरिटीज या प्रेफरेंस नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को तो भी वो लिस्टेड, और नहीं कराए तो यूं भी अनलिस्टेड है ही नहीं। बराबर है क्या? यहां पे भी सेम सीन है। अब मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का पब्लिक ऑफर ला सकती है? आंसर इज नो, दोनों का नहीं ला सकती। प्राइवेट कंपनी का तो पब्लिक ऑफर का तो सीन ही नहीं है ना। दूसरी बात अपन करके लेते हैं, तो भाई जब तुम पब्लिक ऑफर नहीं ला रहे हो, जब पब्लिक ऑफर नहीं ला रहे हो तो तुम लिस्ट नहीं हो सकते। बराबर है क्या? पब्लिक ऑफर नहीं ला रहे तो लिस्ट नहीं होगे, तो क्या तुम लिस्टेड कंपनी कहलाओगे? द आंसर इज नो। अब चौथा केस है, प्राइवेट कंपनी हो, तुम क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, जब तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, बराबर है, किस चीज का? प्रेफरेंस शेयर्स का, तो भैया शेयर्स तो तुम कर ही नहीं सकते प्राइवेटली प्लेस, बोला ही नहीं ना, अपने को ऑप्शन ही नहीं दिया। प्राइवेटली प्लेस शेयर्स तो आप लिस्ट करा ही नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ डिवेंचर लिस्ट करा सकती है, तो इस केस में आप लिस्टिंग कराओगे? नहीं करा सकते। तो जब आप लिस्टिंग नहीं करा सकते हो इसकी प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो वैसे भी आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो। दूसरे सिचुएशन में हो, डेट सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटीज आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो, तो चाहे आप डेट डिबेंचर तो प्राइवेट कंपनी लिस्ट करा सकती है, तो चाहे लिस्ट करा के प्राइवेटली प्लेस करे चाहे बिना करे, तो यहां पे भी ऑप्शनल हो गया, यस नो वाली बात आ गई कि करवाना है तो लिस्ट करवा के प्राइवेटली प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप लिस्टेड कंपनी कहलाओगे क्या? आपने इवन तो अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करा के प्राइवेटली प्लेस किया, फिर भी आप लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाओगे। कंक्लूजन देखते हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, ये तो भैया थोड़ा सा डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं दे दिया हूं, रेगुलर क्लास में थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी अमेंडमेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। आपको ये भसड़ में नहीं अगर पढ़ना है तो आप सिंपल सा ये वाली चीजों को याद कर लो और बाकी चीजों को छोड़ दो। अभी मेरी बात समझना। कंक्लूजन में अगर देखोगे फोर्थ केस के हिसाब से, प्राइवेट कंपनी तो कभी भी लिस्टेड कंपनी बन ही नहीं सकती। क्यों? शेयर्स वो लिस्ट करा नहीं सकती, वो कराएगी डिबेंचर ही लिस्ट। अब डिबेंचर लिस्ट कराएगी तो डिबेंचर लिस्ट कराने के बाद अगर वो डिबेंचर को प्राइवेट प्लेस करती है तो कभी भी लिस्टेड कहलाएगी। चलिए अब कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट केस का देखो, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, पब्लिक ऑफर ला रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर डेट सिक्योरिटीज है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगी? लिस्टेड कहलाएगी। तो भैया ये तो था किसका? सेक्शन 2 क्लॉज 52 का। ये अगर नहीं जाना है ज्यादा तो आप इतना याद रखो कि भाई पब्लिक कंपनी है, इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं की है, एनसीडीएस और एनसीपीआरएस लिस्ट करा के चाहे प्राइवेटली प्लेस करे चाहे लिस्ट ना करा के प्राइवेटली प्लेस करे। जब लिस्ट नहीं करा रही तो भी वो लिस्टेड तो है ही नहीं, लिस्ट करा के प्राइवेटली प्लेस करी तो भी उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा कि वो लिस्टेड है। अब एक बात और, ये इसका कोई मतलब नहीं है हालांकि इसका, फिर भी आपको मैं बता देता हूं। बोले पब्लिक कंपनी इसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके इक्विटी शेयर जो है ना लिस्टेड है ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ जुरिसडिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। इसको अभी नोटिफाई नहीं किया है, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। इस सेक्शन को अभी तक नोटिफाई नहीं किया तो उसका प्रैक्टिकली कोई रेलिवेंस नहीं है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में ये बोला है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी इंडिया की क्लास ऑफ कंपनी को या कुछ कंपनी को कि आप बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट करा सकते हो। तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप चाहो तो अपने इक्विटी शेयर को यूएसए में लिस्ट करा सकते हो। बराबर है क्या? तो बोले ऐसी कंपनी
ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन बाहर के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है क्योंकि सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में ये परमिट किया गया था, तो फिर भी आप बाहर क्योंकि लिस्टेड हो आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। लेकिन अब क्या है, इसको अभी तक नोटिफाई किया नहीं है। अब क्योंकि इसको नोटिफाई नहीं किया है तो उसका इतना रेलेवेंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए तो प्रेफरेंस शेयर्स तो आप कर ही नहीं सकते लिस्ट, एनसीडीएस करोगे लिस्ट करो, प्राइवेट प्लेसमेंट करो तो भी आप क्या लिस्टेड नहीं कहलाने वाले। ठीक है, अब मेरी बात समझना है। चैप्टर 1 का ये पहला था। अब चैप्टर 2 का एक अमेंडमेंट और है, स्मॉल कंपनी का, सेक्शन 2 क्लॉज 85 का। सेक्शन 2 क्लॉज 85 क्या बोलता है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताता है। स्मॉल कंपनी को बहुत सारे एग्जम्पशंस मिले हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, एक स्टेटस है स्मॉल कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ स्मॉल कंपनी बन सकती, पहली चीज। ये लिमिट चेंज हुई है, बराबर है क्या? पहले 50 लाख के आसपास की लिमिट थी, अगर आपको याद होगा, 50 लाख और 2 करोड़ वाली, बराबर है। अब क्या बोल दिया, आप कब स्मॉल कंपनी कहलाओगे? पहले आप प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये लिमिट चेंज हुई है, 2 करोड़ और 20 करोड़। पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है, चलेगा, उसको 1 रुपए भी एक्सीड किया नहीं चलेगा। और ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब जाके आप क्या बनते हो, स्मॉल कंपनी। टर्नओवर पिछले साल का अपन देखेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 20 करोड़ तक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस स्टडी देखते हैं, 19-20 का अपने पास डेटा है। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ का है, टर्नओवर 20 करोड़ का है, बराबर है क्या? हम 19-20 का डेटा रखें, लेकिन अपन बात कहां की कर रहे हैं, 20-21 की। केस 1 अगर देखो, पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का कितना है, 2 करोड़ लिमिट में है, टर्नओवर 21 करोड़ का। लेकिन क्या टर्नओवर अपन इस साल का देखेंगे 20-21 का, कि अपन 19-20 का देखेंगे? 19-20 में अपने पास कितना है, 20 करोड़, तो ये स्मॉल कंपनी है। केस 2 में जाए तो टर्नओवर ही 3 करोड़ रुपए है, तो भैया एक कंडीशन, अगर आप एक भी कंडीशन ब्रीच किए तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाओगे। तो ये एक अमेंडमेंट था। चैप्टर 1 के अमेंडमेंट खत्म हो गए, अपन चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में ओपीसी के ऊपर अपने अमेंडमेंट है। एक तो वो रेसिडेंट इन इंडिया वाले के ऊपर, और दूसरा जो अपने को मैंडेटरी और वॉलेंट्री कन्वर्ट करना होता था ओपीसी को, उसके रिगार्डिंग है। ध्यान से समझ के लीजिएगा। रेसिडेंट इन इंडिया का क्या सीन, अगर आपको याद होगा, ओपीसी कौन बना सकता है, यानी कि ओपीसी का मेंबर कौन होगा और ओपीसी का नॉमिनी कौन होगा, इसके लिए अपने को कुछ रिक्वायरमेंट्स दी थी कि भाई नॉमिनी चाहे मेंबर होवे चाहे नॉमिनी होवे। सबसे पहली बात तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए आपके और मेरे जैसा, बराबर है क्या? दूसरा वो सिटीजन होना चाहिए, यानी कि उसके पास नागरिकता होनी चाहिए इंडिया की। तीसरा वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। 3 कंडीशन थी। तो ये 2 कंडीशन तो आज भी है, उसको नेचुरल आज भी होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन आज भी होना पड़ेगा। लेकिन जहां बात आती है रेसिडेंट इन इंडिया की, तो अब वहां पे बोल दिया है कि भले वो रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब नया बजट आया था तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस रेसिडेंट इन इंडिया वाली कंडीशन को हटा दिया गया था। अब बोला चाहे हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सिटीजन है इंडिया का, क्या नेचुरल पर्सन है, हाँ, तो वो मेंबर भी बन सकता है और वो नॉमिनी भी बन सकता है। तो ये वाली जो बात है इसको अपने को काटना है पूरा पूरा, जो बोल रहा है रेसिडेंट इन इंडिया। और रेसिडेंट इन इंडिया को क्या डिफाइन किया था कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर अगर वो रहता है तब वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो अब क्या बोल दिया है, चाहे रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो 182 डेज का डिफिनेशन था कि कम से कम 182 डेज और मोर अगर रहेगा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अब उसकी जगह क्या बोल दिया है, भाई कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा रहोगे तो तुम रेसिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। तो पहली बात तो रहने की जरूरत नहीं है, रेसिडेंट आपको रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या क्राइटेरिया, मतलब मेरे को पैसे समझेगा मैं रेसिडेंट हूं कि नहीं हूं? 120 डेज और मोर अगर आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहते हो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। पहले 182 डेज था, अभी 120 है। तो आपने 2 कंडीशन पूरी की, नेचुरल पर्सन हो, सिटीजन इन इंडिया हो, रेसिडेंट हो चाहे ना हो, आप एलिजिबल हो टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी और आप इसके नॉमिनी भी बन सकते हो। अब आगे बढ़ता हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू अदर कंपनी। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। ओपीसी का अगर आप कन्वर्जन करते हो किस पे, अदर कंपनी में, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। पहले क्या था, ये पूरा का पूरा हट चुका है, ये देखो नीचे लिखा हुआ मैं ओमिटेड, हट गया, इसलिए पढ़ा रहा, मतलब पढ़ाना तो पड़ेगा ना कि भाई क्या था पहले और हट गया पूरा का पूरा। पहले ऐसा रहता था कि भाई आज मैंने ओपीसी बनाई, 6 महीने बाद मेरे को लग रहा है कि इसको मैं प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दूं, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता था, वॉलंटरी तो कर ही नहीं सकता था। बोले जब से आपकी कंपनी बनी है, ओपीसी बनी है, वॉलंटरी कन्वर्ट करना चाहते हो, कम से कम 2 साल जब तक एक्सपायर नहीं होंगे इनकॉर्पोरेशन से, यानी कि जब से आपकी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी है वहां से कम 2 साल आपको वेट करना है, तब जाके आप अपनी मर्जी से आप उसको कन्वर्ट कर पाते। ठीक है,
ये रिस्ट्रिक्शन हो गई कि 2 साल रुकना पड़ेगा वॉलेंट्री के केस में। एक मैंडेटरी प्रोविजन था, बोले आपने ओपीसी बनाई, आपके ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल बियॉन्ड 50 लाख चले गया, 50 लाख के बियॉन्ड आपका चले गया ओपीसी का, मैंडेटरी 6 महीने के अंदर आपका 50 लाख के बियॉन्ड चले गया पेड अप शेयर कैपिटल, मैंडेटरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोले सर अभी तो आप बोले 2 साल रुकना पड़ेगा, ये कब? जब आपको अपनी इच्छा से कन्वर्ट करना होता था तब। लेकिन आपकी इच्छा रखो बाजू में, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को क्रॉस करता था आपको मैंडेटरी कन्वर्ट करना पड़ता था, या आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड, दोनों में से कुछ भी ट्रिगर कर गया, 2 करोड़ को टर्नओवर 2 करोड़ को पार कर दिया, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को पार कर दिया, तो तुम अपनी वॉलेंट्री इच्छा साइड में रखो। ये चीज 6 महीने साल भर में भी हो गई ना, तो 2 साल वाली चीज तो साइड रखो। वो 2 साल वाला पॉइंट कब था, टाइम रिस्ट्रिक्शन कब था, जब खुद से करना चाहते थे, वो मैंडेटरी है, ऐसा हुआ तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों ही प्रोविजन को ओमिट कर दिया। कहने का मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आज मैंने ओपीसी बनाई, मेरे को कल परसों नरसों लग रहा है कि मैं प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कर लूं, क्या कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूं, वॉलेंट्री मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर मेरे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर दिया या टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर दिया, क्या मेरे को मैंडेटरी कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, मर्जी है तो कर, नहीं करना है मत कर, क्योंकि ये तो पूरा ही का पूरा ओमिट कर दिया ना। मैंडेटरी तेरे ऊपर कोई बंधन लगाया जा रहा है, और तू अगर वॉलेंट्री करना चाह रहा था तो वो खुला छोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों को ही क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 2 के ये 2 ही अमेंडमेंट थे, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट में समझा दिया हूं, क्वेश्चन बनेगा कंसेप्चुअली तो आराम से आप अटेंड कर पाओगे। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में ध्यान से समझना। सेक्शन 62 पे अमेंडमेंट है। सेक्शन 62, जब आप फर्दर शेयर्स इशू करते हो तो अपने एग्जिस्टिंग वाले को अपने को क्या बताना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है कि भाई आप लेना चाहते हो कि नहीं। तो थोड़ी सी थीम बताना चाहता हूं, जो रेड है वही अमेंडमेंट है, बाकी तो सब माहौल बनाने के लिए। आप जब लेटर ऑफ ऑफर उसको इशू करते हो, ऑफर लेटर जब आप इशू करते हो, आप स्पेसिफाई करते हो कि भाई तेरे को मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा हूं, बराबर है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कि भाई फर्दर ऑफर ला रहे हैं तो आप हमारे एग्जिस्टिंग हो, तो इतने शेयर हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। टाइम लिमिट होती है उस पर, टाइम लिमिट होती है विद इन विच ऑफर में बी एक्सेप्टेड। आप बताते हो कि भाई कितने समय में आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अब तक लॉ में क्या लिखा था, मिनिमम 50 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। तो बोले मिनिमम 15 डेज जो लिखा था ना, उसके आगे इन शब्दों को ऐड कर लेना, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज में बी प्रिस्क्राइब। बोले देखो लॉ के अंदर लॉ मेकर ने क्या लिख दिया, मिनिमम 15 दिन। अब उसमें ना मिनिमम 15 दिन करके छोड़ दिया था और लिखा था मैक्सिमम 30 दिन। तो बोले मिनिमम 15 दिन के बाद और करके जितना भी रेड मार्क है ना वो अलग से ऐड किया गया, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज में भी प्रिस्क्राइब। बोले सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 15 दिन से कम का समय भी बता सकती है, 15 दिन से कम का भी समय बता सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, आप 15 दिन से कम का समय तो बता सकते हो, लेकिन कम से कम 7 दिन तो होना ही चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर प्रिस्क्राइब करेगी तो कितना कम करेगी, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन बोल लेगी, या 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 के पीछे नहीं जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर प्रिस्क्राइब करेगी तो रूल 12A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, लेकिन पावर के साथ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया कि 7 दिन से कम तो तुम नहीं बोल सकते, प्रिस्क्राइब करोगे तो कम से कम 7 दिन। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मिनिमम 15 दिन को क्या कर सकती है, मिनिमम 7 भी बोल सकती है। अभी कितना चल रहा है, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम कितना चल रहा है, 30 दिन, बराबर है क्या। और थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी के बारे से देख लेते हैं, हालांकि ये कोई अमेंडमेंट नहीं है बट एक रिवीजन हो जाएगा। इसमें बोला है कि भाई मान लो मेरी कंपनी में 100 मेंबर है, 90 लोग, 90% यानी कि कितने, 90 लोग अगर कंसेंट कर देते हैं राइटिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बराबर है क्या, कि हाँ भाई अपने को चलेगा 15 दिन, अपने को मिनिमम नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम अपने को 15 दिन नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, तो आप लेस देन 15 डेज अलाउ कर सकते हो। और यहां पे लेस देन 15 डेज 5 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि कम से कम 7 दिन होना चाहिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, कम प्रिस्क्राइब करती है तो कम से कम 7 तो होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी तो भाई आपस की कंपनी हो, तुम राइटिंग में नोटिस कंसेंट दे दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो और बोल दो 5 दिन चलेगा अपने को मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर मैक्सिमम टाइम पीरियड ये लोग बढ़ा सकते हैं, आंसर इज नो। मैक्सिमम तो दोनों जगह सेम रहेगा 30 दिन। मिनिमम की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी के केस में प्रिस्क्राइब करके कम से कम 7 दिन बोल सकती है,
अब प्राइवेट कंपनी के केस में 90% की कंसेंट आ गई, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे राइटिंग मोड में, तो एक दिन भी करेगा तो भी चलेगा। मैक्सिमम की लिमिट दोनों जगह 30 दिन ही रहेगी। समझ में आ गया होगा आई होप बहुत अच्छे तरीके से। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं सीधा अपन। चैप्टर नंबर 7 में आपको सेक्शन 89 अगर याद होगा तो मैं याद दिला देता हूं, नहीं याद होगा तो बेनिफिशियल ओनर को, बराबर है क्या, बेनिफिशियल ओनर को और रजिस्टर्ड ओनर दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया जाता है। जैसे मेरा रिलायंस में शेयर है, मैं मेरे नाम से नहीं लिया हूं, मैं अपने सर्वेंट के नाम से लिया हूं, अपने हेल्पर के नाम से लिया हूं, उसके नाम से लिया हूं, लेकिन जो भी डिविडेंड आता है, जो भी राइट्स होता है मैं एंजॉय करता हूं, तो वो रजिस्टर्ड ओनर है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। तो दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है सेक्शन 89। बोलता है तुम बेनिफिशियल ओनर हो ना, रजिस्टर्ड नहीं हो, बताओ आरओसी को, बताओ कंपनी को। एक्चुअल में आप कंपनी को बताते हो, फिर कंपनी आरओसी को बताती है। और रजिस्टर्ड ओनर को भी बोलता है तुम बेनिफिशियल नहीं हो ना, तुम्हारे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, बताओ तुम कि बेनिफिशियल ओनर कौन है और तुम सिर्फ रजिस्टर्ड, तो तुम भी कंपनी को बताओ, फिर कंपनी आरओसी को बताती है। बराबर है क्या। टैक्स इवेजन आप ना कर पाओ, इसके लिए ये सेक्शन को लाया गया था। अब इस पे ना एक है सेक्शन 89 के अंदर सबसेक्शन 10, जो कि ना मीनिंग बताता है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। किसी शेयर में आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। अब अपन साधारण शब्द में क्या समझते हैं कि भाई शेयर्स तुम्हारे नाम से लिए लेकिन डिविडेंड मैं खाता हूं, इसी को बोलते हैं। तो यहां पे मीनिंग बताया सेक्शन 89 सबसेक्शन 10 में, मीनिंग बताया कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स का मतलब क्या है। अब क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो रेड वाला है वो अमेंडमेंट है, यानी कि ये पूरा अमेंडमेंट है, ये समझ लो, ये अलग से ऐड किया हुआ है, ये वाला ये ऐड किया हुआ है, आपके काम का नहीं है सच, मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लगता, आया तो बोल के पढ़ा रहा हूं। अब बोला सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना नोटिफिकेशन करके एग्जाम कर सकती कुछ क्लास ऑफ कंपनी को या कुछ क्लास ऑफ पर्सन, एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्संस को, कंपनी की बात नहीं कर रहा है, यानी कि पर्सन अगर बोल रहा है तो आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन दोनों आ जाएंगे। तो एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 89, यानी कि कुछ क्लास को या कुछ पर्सन को बोल देगा चलो ठीक है तुम बेनिफिशियल ओनर भी हो ना, तुमको ये ऑब्लिगेशन, तुमको कंपनी को बताने की जरूरत नहीं कि कौन रजिस्टर्ड ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर तुमको बताने की जरूरत नहीं कि कौन बेनिफिशियल ओनर है। चाहे तो नोटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये सेक्शन 89 उसके ऊपर ना लगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो बोल सकता है कि भाई तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन 89 सबसेक्शन 10 में वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब 89-10 में है क्या मीनिंग है कि भाई बेनिफिशियल इंटरेस्ट शेयर्स में क्या होगा, वो मीनिंग बताया 89-10 में, तो उसको एग्जेम्प्ट करके क्या करेंगे, उसमें तो मीनिंग बताया, उसमें कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है। ऑब्लिगेशन तो बाकी के सबसेक्शन में 1 से लेके 9 में होगा, यहां पे तो सिर्फ मीनिंग बताया ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तुमको सेक्शन 89 का पूरा एग्जाम्पशन देगी ना, तो सबसेक्शन 10 का तुमको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसेक्शन 10 में है क्या, मीनिंग तो बताया, उसका एग्जाम्पशन लेके तुम करोगे क्या, क्या करोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 89 का छूट दे सकता है, लेकिन सबसेक्शन 10 फिर भी आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि उसमें मीनिंग बताया, उसमें आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब ऐसा करेगा, जब उसको पब्लिक इंटरेस्ट पे अच्छा लगेगा। अब लॉ मेकर ने क्या दिमाग में रखा होगा कि कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है, वो लॉ मेकर ही जानते हैं, बराबर है क्या। इधर अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन लगा देंगे कि भाई ये कंडीशन को फॉलो करोगे तो ही तुमको हम ये ऑब्लिगेशन से राहत देंगे, ठीक है, या तो अनकंडीशनली, या तो पूरा छूट देके, या तो कुछ कंडीशन लगा के, बराबर है क्या। बस सब सेक्शन 10 की उनको छूट नहीं मिलेगी, वो अमेंडमेंट कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 92, ये अमेंडमेंट अपन ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर में किए थे, यानी कि अब तक जितने अमेंडमेंट बता रहा हूं रिवीजन लेक्चर में अपन ने किया हुआ है, बट ये पूरा एक्सक्लूसिवली अमेंडमेंट वाला लेक्चर है। सेक्शन 92 को अपन रूल नंबर 11 के साथ पढ़ते हैं। तो यहां पे चेंजेस जो आए हैं, सबसे पहला चेंज, पहले लिखा था हर कंपनी को प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर को काट करके क्या कर दिया, फाइल कर दिया। अब भाई प्रिपेयर कर लिए तुमने, क्या एनुअल रिटर्न प्रिपेयर कर लिया। सेक्शन 92 में यही बोला ना, साल भर का ब्यौरा आपको बताना है, साल भर में आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर, प्रमोटर, कौन आया, कौन गया, किसको आपने उधारी दिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है, शेयर्स कितने हैं, प्रमोटर के पास कितने, पूरा साल भर का एनुअल रिटर्न होता है। तो पहले वर्ड क्या था कि प्रिपेयर करना, तो क्या प्रिपेयर करके अपने पास रख लेगी कंपनी, तो वहां पे वर्ड यूज किया एवरी कंपनी शैल फाइल। प्रिपेयर बोलता तो प्रिपेयर करके रख लो, ऑब्लिगेशन नहीं आता कंपनी के ऊपर, इसलिए वर्ड यूज किया फाइल एन एनुअल रिटर्न। किस पे, MGT 7 फॉर्म होता है एनुअल रिटर्न का। लेकिन अगर आप स्मॉल कंपनी हो, ठीक है, या OPC हो, इनके लिए अब नया फॉर्मूला दिया है, इनको बोला है फॉर्म नंबर MGT 7A में करना, यानी कि OPC और स्मॉल कंपनी को छोड़ के जितनी भी कंपनी है आप MGT 7 में अपना एनुअल रिटर्न देंगे,
ओपीसी और स्मॉल कंपनी जो है वो फॉर्म नंबर MGT 7A में अपना एनुअल रिटर्न देंगे। तो दो चेंजेस क्या क्या है, एक तो ये फाइल वर्ड कर दिया प्रिपेयर की जगह, ठीक है, और जहां पे पहले ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए भी यही फॉर्म हुआ करता था MGT 7, अब बोला कि तुम्हारे लिए MGT 7 नहीं होगा, तुम्हारे लिए MGT 7A होगा। बराबर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंटेंट्स थे, कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न के कंटेंट जो है वो ए से लेके के तक चलते हैं। तो ए से लेके के तक अपन वापस से नहीं पढ़ने वाले हैं, ए से लेके के तक वापस नहीं पढ़ने वाले, जहां पे चेंज हुआ वो पढ़ेंगे। अब जैसे सी वाला है, सी वाले में बोला था कि कंपनी की जितनी भी उधारी है वो बताना है, किससे किससे कितनी कितनी किस किस रूप में उधारी है, उसको पूरा का पूरा ओमिट कर दिया, हटा दिया उसको। तो आप भी काट लेना अपने नोट से। अब इंडेटनेस नहीं बतानी। अब इसका लॉजिक ऐसा हो सकता है कि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दे ही रही है, बराबर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आरओसी को देना पड़ता है ना, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में अपने को पढ़ना है अभी, वो मतलब अमेंडमेंट में पढ़ेंगे अभी, तो वहां पे तो सारी चीज दिख जाएगी ना, उधारी क्या, तो वापस से एनुअल रिटर्न में बताने की क्या जरूरत, तो उसको ओमिट कर दिया। एक जे वाले पॉइंट में आपको अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डिटेल्स देना था कि उनके पास कितने शेयर्स हैं, उनका पूरा नाम बताना होता था, एड्रेस बताना होता था, उनके कितने परसेंटेज है ये बताना होता था। अब क्या कर दिया, आपको नाम, आता, पता, गांव, उनके कितने परसेंटेज है ये नहीं बताना है, बस आपको डिटेल्स दे देना विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भाई इतने शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास हैं। अब उन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में उनका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, उनका कितना परसेंट है, एक एक का जो डिटेल देना था वो नहीं देना, आपको बस एक लमसम अमाउंट बता देना कि भैया लमसम मतलब एग्जैक्टली जितना है कि इतना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, आगे की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक बस आपको रखना है डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स हेल्ड बाय FII, खत्म। उसके बाद उनका नाम, अता, पता, परसेंटेज को पूरा काट देना, जो मैंने भी यहां पे काट के रखा है। सेक्शन 92 का खत्म। अब ध्यान से समझना, छोटा सा सेक्शन 92 और बचा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। MGT 9 में ना एक्सट्रैक्ट जाता था एनुअल रिटर्न का, बराबर है क्या? अब उस एक्सट्रैक्ट की जगह मतलब बोर्ड रिपोर्ट में आपको MGT 9 लगा के देना पड़ता था, यानी एनुअल रिटर्न के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करके भेजते थे। MGT 9 में खत्म कर दिया, बोले MGT 9 भेजने की जरूरत नहीं है, MGT 9 बनाने की ही जरूरत नहीं है। इसकी जगह क्या करो, बोले अब MGT 9 की जगह तुम एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न बताओ। अब एवरेज प्रोस्पेक्टस याद करो, जो अपन ने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में पढ़ा था। एवरेज का मतलब क्या होता है, समराइज्ड शॉर्ट में। तो जितना लंबा चौड़ा डिटेलिंग अपन MGT 9 में देते थे उसका एकदम समराइज कर दो। एवरेज का मतलब क्या होता है, समराइज फॉर्म में। जैसे अपन ने एवरेज प्रोस्पेक्टस पढ़ा था वैसे ये एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न है। तो उतनी डिटेल जो MGT 9 में बताते थे वो नहीं करना है, अब आप एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न दे दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि MGT 9 तो अब आपको देना ही नहीं, कोई भी कंपनी में MGT 9 तो देना ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर देगी कि किस किस कंपनी के लिए एवरेज फॉर्म जाएगा, यानी कि डिटेल में नहीं जाएगा, समराइज फॉर्म में एनुअल रिटर्न जाएगा। तो OPC और स्मॉल कंपनी और अदर क्लासेस ऑफ कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड, इनका एवरेज फॉर्म जाएगा। तो अगर आपको देखो याद आ रहा होगा तो OPC और स्मॉल कंपनी के लिए बोल दिया है तुम MGT 7A में देना, वो समराइज फॉर्म है। और कल को कोई क्लास ऑफ कंपनी को बोल दिया, जैसे भाई प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को, या चलो प्राइवेट पब्लिक नहीं बोला, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, बराबर है क्या, पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस में डिफाइन कर दिया कि इस क्लास ऑफ कंपनी को भी एवरेज फॉर्म देना है, तो उसको भी फिर एवरेज फॉर्म ऑफ क्या देना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न। उसको ये MGT 9 तो किसी को नहीं देना है, बस उनको देना पड़ेगा एवरेज फॉर्म, बराबर है क्या? ठीक है सर, समझा। अब बात आती है इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 117 में, ध्यान से समझना। अगर आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 117 अपने को बोलता है कुछ रेजोल्यूशन और कुछ एग्रीमेंट्स आपको ROC के पास फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं MGT 14 में। जैसे SR हो गया, ये पहले भी पढ़े, जो ब्लैक में सब पहले पढ़े हुए हैं, जहां पे 100% कंसेंट है मेंबर की, वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाह रहे हो, क्लास मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन, तो ये सब MGT 14 में जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना। मैं आपको बताया था कि एक सेक्शन है सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, जो आप मेरे से फाइनल पे पढ़ोगे, बराबर है। अब जब आप फाइनल पे पढ़ोगे, CMA वाले इंटर में भी पढ़ते हैं इस चीज को, बट CA वाले नहीं पढ़ते इसको। रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड फॉर मैटर 179(3). अब 179(3) में क्या है मैं आपको बताता हूं। 179(3) में बहुत सारे बिजनेस के बारे से बात की है। 179(3) के अंदर बहुत सारे बिजनेस की बात की है, और बोला ये जितने भी बिजनेस हमने बताए हैं, ए से लेके 7, 8, 10 पॉइंट है उसमें,
ये हर बिजनेस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही होगा। 179(3) के अंदर ये लिखा है, जो भी आपको वहां पे बिजनेस बताए हुए हैं, बोले जो भी बिजनेस लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड मीटिंग में, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। ये 179(3) में लिखा है। अब क्या था, ये देखो, ये पहले भी एज इट इज लाइन तो ये पहले भी थी, इसी लाइन को एज इट इज उठा के अमेंड करके थोड़ा सा और लाइन दी है उसमें, समझ रहे हैं इस बात को। अब मेरे को एक बात बताओ, 179(3) के अंदर एक पॉइंट है क्लॉज एफ। क्लॉज एफ में लिखा है कि किसी भी कंपनी को आगे किसी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी देनी है ना, तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई बैंकिंग कंपनी, उसका काम ही लोन देने का है, उसका काम ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, लोन लेने का, लोन देने का, डिपॉजिट लेने का, लोन देने का। अब एफ में ये लिखा है कि कोई भी कंपनी लोन देगी, गारंटी देगी, सिक्योरिटी देगी, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो भाई एक बैंकिंग कंपनी का जिसका काम ही वही है, तो हर बार जब किसी को लोन देना हो, रेजोल्यूशन पास कराओ, लोन देना है रेजोल्यूशन, लोन देना है रेजोल्यूशन, कंबरसम प्रोसेस है। तो वहां पे पहले भी छूट दी हुई थी कि बैंकिंग कंपनी को 179(3) के लिए, यानी कि जो लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है, बराबर है क्या, इसके लिए तुमको 117 नहीं लगेगा। मतलब इसके लिए बार बार तुमको रेजोल्यूशन पास भी नहीं करना और उसी को बताना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है। अब क्या किया, इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब ये है अमेंडमेंट एक्चुअली। बोले बैंकिंग कंपनी को एग्जम्पशन है क्योंकि इनका काम ही यही है। अब बोले कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो हर एनबीएफसी को नहीं, जितनी भी एनबीएफसी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, उनमें से कुछ को सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब कर देगी। 100 एनबीएफसी आरबीआई क्या रजिस्टर्ड है, तो ये बड़ी है सब, ये 10 लोग को प्रिस्क्राइब कर दो, ये सब 100 के 100 रजिस्टर्ड है आरबीआई के पास। तो बोले आरबीआई तुम्हारे से कंसल्ट करना है, इसमें से 10 बड़ी है, अच्छा काम कर रही है, इनको प्रिस्क्राइब कर देते कि 117 इनको नहीं करना है। बोले हाँ ठीक है, आरबीआई ने भी अप्रूवल दे दिया, कंसल्ट कर लिया। तो फिर जिनको भी प्रिस्क्राइब किया, जिन एनबीएफसी को प्रिस्क्राइब किया, सब एनबीएफसी को नहीं, जिन एनबीएफसी को प्रिस्क्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, उनको 117 नहीं लगेगा, यानी कि उनको बार बार बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। किसके लिए? रेजोल्यूशन तो पास करना है, ऐसा नहीं रेजोल्यूशन पास नहीं करना, रेजोल्यूशन तो पास करोगे ही तुम, इसको देना है नहीं देना है, लेकिन वो बार बार रेजोल्यूशन को फाइल करने की जरूरत नहीं है, रेजोल्यूशन को फाइल करने की जरूरत नहीं जो 117 बोल रहा है, बराबर है क्या? ठीक। अब बोले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर, बराबर है क्या? तो बोले बहुत सारी रजिस्टर्ड है, ऐसे तो बहुत सारी है, तो बोले मान लो 100 है, तो 100 में से 10 बड़ी है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ अपन कंसल्ट करके उनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी, उनके ऊपर भी 117 नहीं लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, बार बार फाइल करने की जरूरत नहीं जो 117 बोलता था। समझ में आ गया होगा? तो क्या था, ये वाला तो पहले भी था, ये दो को साथ में और क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि बोले ये भी तो उसी प्रकार का काम कर रहे, बार बार इनका काम क्यों अटकाना, इसको भी 117 का क्या दे दो, छूट दे दो। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये भी तो ये 117 हो गया मेरे बच्चे, 117 हो गया तो चैप्टर 7 खत्म हो गया। चैप्टर 8 में कोई अमेंडमेंट है नहीं, पेनाल्टी का होगा तो उसके लिए स्ट्रेटेजी लास्ट में बताऊंगा। आते अपन चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 अपने को समझ के लेना है, तो चैप्टर 9 पहले नहीं करेंगे, अपन करेंगे पहले चैप्टर 10, क्योंकि चैप्टर 9 में थोड़े से कंपैरेटिवली अमेंडमेंट सब्सटेंशियल फॉर्म में, तो पहले अपन चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर 10 में 2 जगह अपने को अमेंडमेंट है, ध्यान से समझ के लेना बेटा, पहले चैप्टर 10 कर रही है, 2 ही अमेंडमेंट अपने बच्चे, चैप्टर 10 और चैप्टर 9 के, ध्यान से समझना बिल्कुल। कहाँ गया भाई? हाँ जी, चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10 वाला, उस पे सेक्शन 143 रीड विथ रूल 11, बहुत बड़ा सेक्शन है, आपको याद होगा अगर। तो यहां पे रूल 11 के अंदर, अब देखो ये जो सारी बातें कि पेंडिंग लिटिगेशन, ये अमेंडमेंट नहीं है, तो सेम था पहले भी। लॉस आगे क्या होने वाले हैं ये आपको ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, ये तो सेम है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सेम है, बराबर है क्या? तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, बराबर है क्या? कुछ डिले है क्या, ये भी सेम है, ठीक है, वो रेफरेंस के मैंने लिख दिया। एक पॉइंट था वहां पे कि भाई आपको
8 नवंबर से लेके 30 दिसंबर, अगर आपको याद आ रहा होगा, जो डीमोनेटाइजेशन वाला पीरियड था 16-17 वाला फाइनेंशियल ईयर का, ऑडिटर को बोला था कि आपको रिपोर्ट करना कि कंपनी के पास 500,000 के जो नोट है वो कितने हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का टाइम था तो ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी लगाई थी, उसको पूरा काट दिया है। हटना ही था ना वो पॉइंट। ऑडिटर की ड्यूटी तब लगाई थी जब 16-17 में डीमोनेटाइजेशन आया था कि तुम चेक करना भैया पुराने नोट कितने हैं, सब गड़बड़ भारत नहीं हो रहा है करके। अब वो गया समय, डीमोनेटाइजेशन को हुए हुए समय हो गया, तो हटाओ ना, इसकी जरूरत ही नहीं, अभी हटा दिया। अब ऊपर के ए बी सी तो सेम थे, डी को हटा दिया, डी के बाद ई के अंदर 1 2 3 पॉइंट को ऐड किया है और एफ और जी को ऐड किया है, बराबर है क्या? तो जो ई का 1 2 ये 3 है, इसमें टेक्निकल आपको 1 और 2 ही लगेगा, लेकिन एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, उसके बाद इसको पढ़ाऊंगा तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड क्या क्या किया? ई को ऐड किया, एफ को ऐड किया और जी को ऐड किया। इजी वाले पॉइंट को, जो थोड़े से बस थियोरेटिकल टाइप के हैं, उसमें कुछ समझने जैसा नहीं, उसमें कुछ बुद्धि लगाने वाली चीज नहीं। बुद्धि लगाने वाली चीज है ई का 1 और 2 और 3 उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जो बुद्धि लगाने वाली चीज नहीं है, अपन उसको यहां से पढ़ते। सबसे पहले एफ को ऐड किया। एफ को क्या बोला? ऑडिटर तुम्हारी ड्यूटी है, तुम रिपोर्ट में बताओगे कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो सेक्शन 123 का कंप्लायंस किया कि नहीं। 123 आपको याद होगा ना, मेन सेक्शन है डिविडेंड का, कि आप कब रिजर्व से दे सकते हो, कब करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हो, डेप्रीशिएशन लगाने के बाद ही आप डिविडेंड दोगे, लॉस सेट ऑफ करने के बाद ही करोगे, बराबर है। तो 123 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया? कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया है तो 123 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं? ऑडिटर तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपने रिपोर्ट में इसके बारे से भी बताओगे। ये ड्यूटी ऐड कर दी पॉइंट नंबर एफ में। पॉइंट नंबर जी की अगर बात करूं तो यहां पे सिंपल सॉफ्टवेयर के बारे से बात की है। एक लाइन की आपको बात बता रहा हूं। बोले कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022, क्योंकि अभी से ये रिक्वायरमेंट लाई है, तो 1 अप्रैल 2022 से उसका जो सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट बता रही है, उस पर रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल का फीचर है कि नहीं? ऑडिट ट्रेल यानी कि कल को अपने को पीछे जाना है, अगर मान लो कंपनी कल किसी मामले में फंसती है तो उस सॉफ्टवेयर में ट्रैक करने का है कि नहीं। मतलब मान लो कुछ चीजें आपने एंट्री घुमाई हो, कुछ गलत एंट्री की हो, अमाउंट कम डाला हो, ज्यादा डाला हो, या मान लो पहले कुछ डाला था बाद में कुछ डाला है, तो वो सारा कुछ ना हिस्ट्री लॉग में रिकॉर्ड होते जाता है। ये फीचर तुम्हारे सॉफ्टवेयर में है कि नहीं? क्योंकि कल को तुम अगर पकड़ा है तो ये काम आएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये फीचर होना चाहिए बोले तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, और ऑडिटर की ड्यूटी लगा दी, बोले तुम चेक करोगे फीचर है कि नहीं उनके सॉफ्टवेयर में। सिक्योरिटी बढ़ा दी कुल मिला के, कंपनी डरेगी, दबाव बना रहे, कंपनी डर के गलत काम नहीं करे, इसलिए सारी चीज की है। एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड। छेड़छाड़ नहीं की, उसकी कोडिंग बदली नहीं है कि मान लो अपन चेंजेस भी करे तो पकड़ में ना आए। ये ऑडिटर की ड्यूटी है। मेरे को समझ में नहीं आता, ऑडिटर भैया ऑडिटर है, ये है कि तुम इंजीनियर बना दोगे उसको? मतलब वो एक इंजीनियर लेके जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो चेक करे भाई देख कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उसके आंग में आ जाएगी सारी चीजें। ऑडिटर की ड्यूटी लगा दी है। विद द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। ये दोनों पॉइंट अपने इजी थे, ये हो गए। अब ये जो पॉइंट है E1, E2 और E3, बराबर है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना। अमेंडमेंट किसका चल रहा है? चैप्टर नंबर 10 का, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की अपन बात कर रहे हैं, जिसपे E1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 11 के साथ पढ़ रहे। इसमें ना एक रेफरेंस देना चाहता हूं मैं, सेक्शन नंबर 185 का। 185 अगेन फाइनल में पढ़ते हो मेरे से, सीए फाइनल वाले सीए फाइनल में पढ़ेंगे, और सीए में इंटर वाले इंटर में भी पढ़ते, फाइनल में भी पढ़ते। अभी मैं बस इसका रेफरेंस दे रहा हूं। 185 बोलता है कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, इतना ही बस शॉर्ट पे। 185 ये बोलता है, सेक्शन 185, कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, प्रोहिबिट करती है कि अब तुम एक कंपनी, तुम अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तुम मुकेश अंबानी को लोन नहीं दे सकते। टाटा मोटर्स, रतन टाटा जी को आप लोन नहीं दे सकते, प्रोहिबिट करता है। अब मान लो हिसाब किताब बैठाते हैं, जैसे भाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड है, मेरे को लोन चाहिए, मैं डायरेक्टर हूं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड का। अब सेक्शन 185 बोलता है तुम नहीं दे सकते, तो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल क्या करेगा? करण छाबड़ा ट्यूटोरियल को दे देगा, करण छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड को क्या दे देगा? लोन दे देगा। तब अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ने लोन दिया करण छाबड़ा को, करण छाबड़ा किसको दे देगा? सुनीता छाबड़ा ट्यूटोरियल को। ये सब मेरे ही घर के लोग हैं, उनकी कंपनियां हैं,
और अल्टीमेटली सुनीता छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड ने अर्जुन को लोन दे दिया। अब ऑडिटर को क्या समझ में आएगा जब वो ऑडिट करेगा, 185 का देखेगा कि हाँ भाई डायरेक्टर को तो नहीं दिया है, बोले नहीं डायरेक्टर को तो नहीं दिया है, कंपनी को दिया था, करण छाबड़ा को दिया था। अब उसको आगे का तो पता नहीं, क्योंकि करण छाबड़ा ट्यूटोरियल के थोड़ी उसके पास कच्चा चिट है। फिर करण छाबड़ा ने सुनीता छाबड़ा ट्यूटोरियल को दिया, सुनीता छाबड़ा ट्यूटोरियल ने अल्टीमेटली अर्जुन को दे दिया। तो भैया 185 में आपने लूप खोज लिया जो मना कर रहा है कि भैया अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दोगे, तो आपने इन इंटरमीडियरी के थ्रू, इन बिचौलिए के थ्रू आपने अल्टीमेटली लोन तो दे ही दिया अर्जुन को। अब ऑडिटर बेचारा देख रहा है, बोले तो करण छाबड़ा को दिया है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, एक कंपनी अपने डायरेक्टर को थोड़ी दे रही है, उसको तो यही दिख रहा है, आपको भी अभी यही दिख रहा है, बराबर है क्या। अब ऑडिटर की ड्यूटी लगा दी है इसी में ही, जो E1 और 2 है ना, E1 में ये बोला है तुम चेक करना किसी कंपनी को देने के बाद वो कंपनी ने अर्जुन को तो नहीं दे दिया। और E2 में क्या बोला सुनना, E2 में बोला है चलो तुम यहां तक तो पा जाओगे, तुम इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बोले इनका भी ध्यान रखना। यह नहीं कि मेरी कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि जब केसीटी को गया वहां से अर्जुन को तो नहीं गया, और मेरी कंपनी जब केसीटी को दे दी तो केसीटी का और एससीटी का ऑडिटर ये देखेगा कि भैया ये अर्जुन को तो नहीं गया। क्यों, ये तो अर्जुन तो भैया इसका डायरेक्टर है, किसका, एसीटी का, तो डायरेक्टर को तो जा ही नहीं सकता। तो इन दोनों कंपनी का ये देखेगा कि भैया जहां से लोन आया है जा किसके पास रहा है, कहीं डायरेक्टर के पास तो नहीं जा रहा है। तो ये बिचौलिया वाली कंपनी का ऑडिटर ये चेक करेगा कि ये किसके पास जा रहा है, और मेरे कंपनी का ऑडिटर चेक करेगा कि भैया ये केसीटी के पास से जाने के बाद अर्जुन के पास तो नहीं जा रहा है। तो E2 में बिचौलिया कंपनी का ऑडिटर बिचौलिया वाले को चेक करेगा, और E1 में मेन कंपनी जो मेरी कंपनी है उसका ऑडिटर ये देखेगा यहां से केसीटी के पास गया तो केसीटी के बाद तो किसी और को नहीं जा रहा है। ये ऑडिटर की ड्यूटी लगा दी गई है। मोटा मोटा यही, अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना है इसको। आओ देखो, तो वो 185 के कंप्लायंस के लिए E1 E2 में ड्यूटी लगा दी ऑडिटर की। तुम ध्यान रखो इन सब चीजों का। और सुनो अभी खत्म नहीं हुआ। वो बोला है कि भैया एसीटी से तुम रिटर्न में स्टेटमेंट लोगे, रिप्रेजेंटेशन लोगे कि भैया जो लोन दे रहे हैं केसीटी को, ये डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा, रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन लेना है। और E2 में वो बिचौलिया वाली कंपनी उसका ऑडिटर बिचौलिया वाली कंपनी से रिप्रेजेंटेशन लेगा। माहौल समझ में आ गया होगा, तो देखो इसको समझना। कुछ वर्ड देखो, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, अर्जुन, मैं डायरेक्टर। इंटरमीडियरी कौन थे, केसीटी और एससीटी, बिचौलिया का काम जो कर रहे थे। आओ थोड़ा सा पढ़ते इसको। यहां पे ऑडिटर को चेक करना है वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, क्या मैनेजमेंट ने, एक सेकेंड, क्या जो कंपनी है एसीटी का मैनेजमेंट उसने रिप्रेजेंट किया दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन एज डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द अकाउंट। जो डिस्क्लोज है उसको तो जान दो, उसको छोड़ के जो दिखाया हुआ है उसमें तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के ऐसे ही बाहर इंटरमीडियरी के थ्रू अर्जुन को तो नहीं दियो। नो फंड्स हैव बीन एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड, ना तो तुमने बोरो करके लिया हो, ना तो शेयर प्रीमियम से दिया हो, ना तो अदर सोर्स से दिया हो बाय द कंपनी टू और एनी अदर पर्सन और एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज। बराबर है क्या, विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज, ओरल हो चाहे ना हो, that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को पैसा नहीं जाना चाहिए, और प्रोवाइड एनी गारंटी सिक्योरिटी और द लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अगर इसको पढ़ोगे आप पूरा तो 185 का ही झलक दिखेगा कि हाँ वो कुल मिला के इस चीज को ट्रेस करना चाह रहा है कि भैया तुम यहां से जब पैसा दोगे, जितना तुम नोटिंग में दिखाओ बहुत अच्छी बात है, नोटिंग में तो तुम वही चीज दिखाओगे ना जो तुम दे सकते हो। तुम नोटिंग में क्या नहीं दिखाओगे, तुम ये नहीं दिखाओगे कि हमने डायरेक्टर को दिया है, उसमें तुम दिखाओगे कि हमने किसको दिया, कंपनी को, फिर वो दिखाएगी हमने किसी और कंपनी, ओ फिर अल्टीमेटली अल्टीमेट बेनिफिशियरी को जाएगा। और वो बेनिफिशियरी अल्टीमेटली कौन है, अर्जुन है। अर्जुन कौन है, डायरेक्टर है। 185 क्या करता है, मना करता है, समझना पड़ेगा। तो बोले आपस में आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी, चाहे लिखित में की हो चाहे ओरल में की हो, क्या पता। ये ऑडिटर की ड्यूटी देखो, ये कंपनी के अलावा पैसा कहीं और तो नहीं जा रहा है जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जिसके पास नहीं जाना चाहिए। तो देखो वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। यहां के बाद आप पढ़ना, नो फंड्स हैव बीन एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। जितना जितना मार्क कर रहा हूं उतना पढ़ो।
ये यहां से यहां तक थोड़ा सा हाईलाइटिंग कम करता हूं, ठीक है। नो फंड्स हैव बीन लोन एडवांस और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी टू इंटरमीडियरीज with the understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other person, जिनको अपन बोलेंगे अल्टीमेटली बेनिफिशियरी। यही अपना मेन हाईलाइटिंग वाला पढ़ लोगे तो क्रक समझ में आ जाएगा। अब दूसरा वाला पॉइंट किसके लिए? दूसरा वाला बोल रहा है इंटरमीडियरीज के लिए। देखना मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया क्या टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, इसमें भी मैं मार्क करता हूं, ठीक है। ये इसको अभी एक बार इग्नोर कर दो, ये तो अपने को पता ही है। नो फंड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय फ्रॉम एनी पर्सन, अब ये रिसीव है, केसीटी और एससीटी कोई रिसीव नहीं किया है, इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, जिनको बोल दिया फंडिंग पार्टी, यानी कि एसीटी को, केसीटी को और एससीटी को फंडिंग पार्टीज बोल दिया, विद द अंडरस्टैंडिंग, चाहे रिकॉर्डेड में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। आप क्या दे रहे हो? आइडेंटिफाई बाय व्हाट्सएप मैनर ऑफ फंडिंग पार्टी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा जा रहा है क्या, तो ये बिचौलिया वाली कंपनी को चेक करने का काम बिचौलिया वाले ऑडिटर करेगा, बराबर। अब इसके बेसिस में जब वो ऑडिट करेगा तो बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर दैट द ऑडिटर हैज कंसीडर रीजनेबल, जो भी उनको चेक करने के लिए उचित लगा होगा, किया होगा, नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस दैट हैज कॉज्ड देम टू बिलीव दैट द रिप्रेजेंटेशन अंडर सबसेक्शन 1, और ये सबसेक्शन 2 आएगा, क्लॉज 2 आएगा, कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि 1 और 2 में तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि ये भाई एसीटी, तो इसको जो दिया है ये आगे डायरेक्टर को तो नहीं देगा, उससे लिखित में लेगा वो एसीटी से, कि एसीटी और एससीटी का ऑडिटर उनसे लेगा कि भैया ये पैसा पहले एसीटी के पास से आया था, उसके डायरेक्टर को तो नहीं जाएगा। तो रिटर्न में जो रिप्रेजेंटेशन लेगा, लेने के बाद जब वो चेक करेगा 1-2 का पॉइंट को, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि भैया जो भी मैंने ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किया उसके बेसिस पे मेरे को समझ में आया, कुछ भी नथिंग हैज कम टू माय नोटिस, जो ऐसा लगे कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट, यानी कि कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा बताएगा, अगर लगता है दाल में कुछ काला है तो बता देगा, ऑडिटर का तो काम ही यही है। तो ये था बेटा E1, 2, 3 और अपना F और G वाला पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है, सेक्शन जो है, सेक्शन 129A को नया इंसर्ट किया गया, 129 को न्यू इंसर्ट किया गया, ध्यान से इसको समझ के लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अच्छा इसका कोई रेलेवेंस नहीं, मैं आपको बता दूं, पहले रेलेवेंस क्यों नहीं है ये समझा देता हूं, समझना इस बात को। अगर आपको याद होगा सेक्शन 129 में अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, 137 इसको बोलता है कि आपको इसको आरओसी का फाइल करना है 30 दिन के अंदर, जनरली अलग अलग केस में अलग अलग पॉइंट में, रेगुलर क्लास में अपन उसको डिटेल पे लेते हैं, बराबर है क्या। तो 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोलता है, 137 उसको आरओसी के पास फाइल करने बोलता है। मेरे को एक बात बताओ, मान लो अपन 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अभी जो चल रहा है, बराबर है। अब इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 क्वार्टर होते हैं। कहीं पे भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बना के फाइल करने के लिए बोला है, कहीं पे भी 129 में नहीं बोला है। 137 में जब बनाने नहीं बोला तो फाइल करने की तो बात भी नहीं आती है। लेकिन समझना इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अब 129A के अंदर रिक्वायरमेंट दी जा सकती है क्वार्टरली बनाओ करके, अभी तक नहीं बोला है, लेकिन ऐसा बोल सकता है कि भाई क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको बनाना पड़ेगा, समझना इस बात को। तो 129A नया सेक्शन लाया, लेकिन इसका प्रैक्टिकली अभी फिलहाल कोई एग्जिस्टेंस नहीं, क्यों नहीं है समझना। देखो लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड बाबा, अनलिस्टेड कंपनी। बोले अनलिस्टेड कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अनलिस्टेड कंपनी को पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस में, टर्नओवर के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे प्रेस्क्राइब कर देगी। बोले तुमने जितने भी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब वो प्रिस्क्राइब के लिए उसको पावर दे दिया गया है, अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है, नॉट प्रिस्क्राइब लिख दिया। उनको बोल देखा टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस, पीरियोडिकल यानी कि क्वार्टरली बोल लो, हाफ ईयरली बोल लो, फोर्टनाइटली बेसिस बोल लो, 45 दिन का, एंड इन सच फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब। तो फॉर्म भी प्रिस्क्राइब करेगी और ड्यूरेशन भी प्रिस्क्राइब करेगी। अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब किया, अभी तक किसी अनलिस्टेड कंपनी के लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहां पे 129A डाल के पावर दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अनलिस्टेड कंपनी को प्रिस्क्राइब कर सकता है, कुछ क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को, कि तुमको कुछ पीरियोडिकल बेसिस पे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, और फॉर्म भी बताएगा किस फॉर्म में बनाना है और कितने समय के लिए बनाना है वो बताएगा। सर यहाँ पे अनलिस्टेड ही क्यों लिखा सर, लिस्टेड क्यों नहीं लिखा सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी रेगुलेशंस में, सेबी एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर वाले रेगुलेशन में रेगुलेशन नंबर 33 के अंदर लिस्टेड कंपनी को तो वैसे ही बोला है कि तुमको क्वार्टरली बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो सेबी है ही है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि भाई अनलिस्टेड कंपनी को आप प्रिस्क्राइब कर देना, ये लो तुमको रूल में पावर दे दिया है, प्रिस्क्राइब करके बता देना कितने समय के लिए बनाना है और कहां फाइल करना है, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अप्रूवल लगेगी, टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंप्लीट ऑडिट या लिमिटेड, पूरा ऑडिट मत करो लेकिन जितने समय का आप बना रहे हो उसका लिमिटेड रिव्यू करो, जितने भी पीरियोडिकल समय का बनाएंगे, और एक कॉपी आप आरओसी के पास दे दो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द, जब बन जाएगा ऑडिट हो जाएगा तो आरओसी को दे देना। तो अभी इसका कोई काम का कुछ नहीं है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 10 का। अब बात आता हूं मैं चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 9 में, जहां पे थोड़े से अपने सब्सटेंशियल अमेंडमेंट है। फटाफट इसको लेके लेंगे, शायद हार्डली आधे घंटे लगे, शायद उससे कम लगे। दिखने में कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ऐसा भी है वैसा भी है, कॉन्टेक्स्ट बड़ा बड़ा है, थ्योरी बड़ी बड़ी है, थ्योरी बड़ी बड़ी है, लेकिन अमेंडमेंट बहुत छोटे छोटे से। पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, समझना इस बात को। 135 यहां पे कोई चेंज नहीं, मैं आपको बता दूं एज इट इज है कि भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप तीनों में से कोई भी ये 3 रिक्वायरमेंट अगर आपको याद आ रहा होगा, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट का, कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप तीनों में से कोई भी लिमिट को अगर ट्रिगर करते हो, तीनों में से कोई एक इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन नंबर 135 जो बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को फिर कमिटी बनाने बोल देता है कि आप एक सीएसआर कमिटी बनाओ, और आपका जो नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का उसका एवरेज निकालो, एवरेज निकाल के उसका 2% करो, जो 2% आएगा वो आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट सोशल यानी कि समाज में लगाना है जहां से आप कमा रहे हो। ये तो माहौल पता ही अपने को पहले से, तो यहां तक कोई चेंजेस नहीं है कि भाई इनको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, बराबर है क्या, ये बराबर, ये तो अपने को पता है। सीएसआर कमेटी में जो चेंज आया है ये समझ के लेना। अगर आपको पता होगा तो बोले कंपनी को जब सीएसआर कमेटी बनानी होती है, जब 135 एप्लीकेबल हो जाता है उनके ऊपर, तो सीएसआर कमेटी में 3 और मोर डायरेक्टर होने चाहिए, 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब ऐसा है भाई, प्राइवेट कंपनी क्या करे भाई, प्राइवेट कंपनी तो 2 डायरेक्टर से बन जाती है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर होते हैं, तो 7 में से किसी एक को आप इंडिपेंडेंट बना लो, बराबर। प्राइवेट कंपनी में तो होते ही 2 हैं, होते ही 2 हैं प्राइवेट कंपनी में। तो यहां पे जो अमेंडमेंट रेड से आया है, जितनी चीज ऊपर मैं बोल नहीं रहा हूं, ये जो ब्लू है ये पहले से थी, जो रेड में ये अमेंडमेंट है कि प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, भाई वो प्राइवेट कंपनी 2 ही डायरेक्टर की जरूरत है, वो शैल कॉन्स्टिट्यूट इट सीएसआर कमेटी विद 2 डायरेक्टर्स ओनली, उनको 3 और मोर वाले प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी तो आप उनसे ही सीएसआर कमेटी बना लो, आपको 3 डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपका जो अमाउंट निकलेगा 135 में, अगर वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, वेदर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 135 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो आपको सीएसआर कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं है, बराबर है क्या। उस समय सीएसआर कमेटी का फंक्शन कौन डिस्चार्ज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर वापस से बोलो, वापस में ऐसा है भाई, 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, नेटवर्थ, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया कोई सा भी आपने टच किया, आपके ऊपर 135 एप्लीकेबल, 135 एप्लीकेबल हो गया तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी बनाना है तो कमेटी में बोला 3 और मोर डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब बोले प्राइवेट कंपनी जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, तो है ही 2 उसमें, वो क्या करेगी, बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो 2 से ही शुरू कर लो कार्यक्रम, 2 से ही शुरू कर लो। अब बोला कि भाई आपका जो अमाउंट आ रहा है सीएसआर में जो एक्सपेंड करना है, आपका जो अमाउंट है अगर वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो जो सीएसआर कमेटी बनाने वाली बात है ना, आपको अलग से कमेटी नहीं बनानी भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना, आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम कर लो, सीएसआर का फंक्शन तुम ही कर लो। आओ एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि भाई साहब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया सेक्शन 135 एप्लीकेबल हुआ, तो आपका भाई ऐसा है कि 10 करोड़, मतलब यहां से यहां पे आप देखना है, आप ये वाले साल पे हो,
आपको CSR करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 का कंप्लायंस करना है। 135 बोलता है कि भाई पिछले साल के 3 साल के नेट प्रॉफिट देखो, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, टोटल आया 30 करोड़, एवरेज निकालो बाय 3 करोड़, आ रहा है कितना 10 करोड़। 10 करोड़ का 2%, यानी कि पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज आया, तो एवरेज का जो अमाउंट आया उसका 2%, यानी कि कितना 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए आपको CSR में देना है बाबा, बराबर। अब क्या ये 50 लाख से ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है 50 लाख को, 20 लाख ही है, तो बोले इस सिचुएशन में अलग से कमेटी नहीं बनानी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोग ही CSR का काम कर लो ना, अलग से कमेटी बन, आप लोग कर लो कमेटी बन दो, कर लो खुद से। आगे इस पे किंतु परंतु समझेंगे, लेकिन यहां तक की बात समझ गई मैं ऐसे आपसे आशा करता हूं। तो ये 2 पॉइंट अपने ऐड हुए हैं अमेंडमेंट में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट क्या स्पेंड करना है करके, बराबर। तो देखो अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन CSR में क्या बोला है, बोर्ड को इंश्योर करना है कि कम से कम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर गया हो CSR में। अब एक प्रश्न आता है, ये और वाला जो है ना, और के आगे से जो पॉइंट है वो ऐड हुआ है, बहुत अच्छा किया लॉ मेकर ने उसको ऐड करके, समझना क्या है। अब हमने क्या बोला कि भाई इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको क्या देखना है, नेट प्रॉफिट और उसका एवरेज निकालना है। मैं कहता हूं भैया ये कंपनी इनकॉर्पोरेट ही हुई है 21-22 पे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 21-22 में, और 22-23 में गए, 22-23 में गए, बराबर है, फिर 23-24 में गए। तो 23-24 में अपन CSR के लिए क्या देखेंगे कि भैया हमारा 22-23 में पेड अप, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट टच कर रहा है क्या हमारी लिमिट को, हाँ टच कर रहा है, बोले टच कर रहा है, तो बोले हाँ, फिर तुम्हारे को 23-24 में 135 एप्लीकेबल हो गया, और 23-24 में तुमको CSR करना है। अब CSR करने के लिए बोला इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या देखो नेट प्रॉफिट, तो भैया ये तो कंपनी तो बनी 21-22 में थी, इसका ये वाला मिल जाएगा और ये वाला मिल जाएगा, 3 कहां से लाए, ये 20-21 में तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, ये तो बनी ही थी कब 21-22 में बनी थी। तो लॉ मेकर ने बोला कि अगर पिछले 3 साल का अवेलेबल नहीं ना, जितने साल का अवेलेबल है 10 + 10 20 करोड़, इसका एवरेज निकालो और इसका 2% कर लो, ये बात ऐड की गई है, समझना इस बात को। देखो where the company has not completed the period of 3 financial years since it incorporation, जब से इनकॉर्पोरेट हुई 3 साल हुआ ही नहीं, तो 3 साल का नेट प्रॉफिट किधर से मिलेगा, तो बोले जितना साल का अवेलेबल है, 1 साल का अवेलेबल है ना, तो 1 साल का प्रॉफिट, सर उसका भी एवरेज लेंगे क्या, भैया उसका कहां से एवरेज होगा, आप सीधा 10 करोड़ ले लेना उसको, अगर 2 साल का है तो 10 करोड़ + 10 करोड़, उसका 2 कर लो, आप एवरेज निकाल लो, बराबर। लेकिन 1 ही साल हुआ है अभी, मतलब आप इस साल बने, अगले साल गए, अगले साल पलट के देखे तो पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट आपका ट्रिगर कर गया, तो उसी साल के प्रॉफिट को उठा लो, वहां तो एवरेज करने की बात ही नहीं आती। कुल मिला के मुद्दा ये 3 साल का अवेलेबल नहीं है ना, जो अवेलेबल है 2 साल का है, एवरेज निकाल लो, 1 साल का है तो उसी को ले लो, ये लॉ मेकर ने ऐड किया। वेयर द कंपनी इज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप एवरेज निकाल लो। अब बोले मान लो कितना खर्चा करना था अपने को CSR में, 20 लाख रुपए आया ना अपना, 30 करोड़ रुपए आए, उसका एवरेज किया 10 करोड़ आया, 10 करोड़ का अपन ने क्या किया 2% किया तो 20 लाख आया, 20 लाख आया। अब मान लो अब आपने किसी साल एक्सेस में खर्चा कर दिया, 20 लाख के ऊपर है, 2% क्या आया 20 लाख रुपए एक्सेस में कर दिया, तो ये एक्सेस वाला जो अमाउंट आपने मान लो 40 लाख खर्चा कर दिया, तो 40 लाख खर्चा किया तो एक्स्ट्रा कितना किया, एक्स्ट्रा आपने किया 20 लाख रुपए, और बराबर है क्या। तो आप इसका फायदा ले सकते हो, सेट ऑफ ले सकते हो। मान लो किसी अगले साल आपका आया कि आपको 40 लाख रुपए CSR में लगाना है, तो आपने 20 लाख ऑलरेडी ज्यादा लगाए, तो 20 लाख आपका सेट ऑफ ले लो, और उस साल आप फिर 20 लाख रुपए ही CSR में एक्सपेंड करोगे, ये अपना ऐड हुआ, बराबर है क्या। आने वाले 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक आप इसका सेट ऑफ का फायदा ले सकते हो सकता है आपने 1 साल 5 लाख लिया, फिर 5 लाख लिया, हो गया 10 लाख, अब तीसरे साल आपने पूरा 10 लाख ले लिया। फायदा जो सेट ऑफ का है आने वाले 3 साल का ही आप ले सकते हो। कौन से आने वाले 3 साल, जिस साल आपने एक्सेस किया ना, वहां से आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर का आप कर सकते हो, बराबर है क्या। फेल हो गए आप, 20 लाख स्पेंड करना था, आप तो 15 लाख ही किए, आप तो 10 लाख ही किए, आप तो 5 लाख ही किए, तो बोले फिर बोर्ड रिपोर्ट में रीजन जाएगा। ये पहले भी था, ये पहले भी था, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले भी था कि भाई रीजन बता दो, काहे खर्चा नहीं हुआ भैया, 20 लाख करना था, 18 किए, 15 किए, 10 किए, काहे खर्चा नहीं हुआ बताओ, ये करके लो। अब सुनना मेरी बात को, ये वाला पॉइंट तो पहले भी था, कम खर्चा किए तो बता दो, अभी सुनना मेरी बात।
सेकेंड और थर्ड वाले पॉइंट को समझना और इसको भी समझना, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक नया है, इसको ध्यान से समझना। अपने को ये वाला जो पॉइंट बोल रहा है, सेकेंड वाला पॉइंट तो जो बोल रहा है, सेकेंड वाला पॉइंट अपने को बोल रहा है कि मान लो अगर आप स्पेंड नहीं करते हो तो इसका कैलकुलेशन पहले चार्ट में समझा देता हूं, फिर सेकेंड और थर्ड पॉइंट को समझाऊंगा, ठीक है। समझना, चार्ट को समझना, सेकेंड और थर्ड पॉइंट चार्ट में समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है कि जैसे मान लो भाई साहब की ये देखो, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मैं बता देता हूं। ये 2021 में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि भाई रूरल एरिया में, गांव देहात वाले एरिया में, वहां जाके हम बच्चों को एजुकेशन देंगे। ये लंबा प्रोग्राम था, वहां के लोग एजुकेट हो जाएंगे। 2021 में शुरू किया, ये करंट ईयर पे शुरू किया। मान लो ये करंट ईयर है और ये फ्यूचर के ईयर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। ये करंट ईयर का है, आने वाले 3 साल का टाइम है। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, कि ऐसा नहीं 2021 में CSR किया और ये प्रोजेक्ट यहां पे खत्म, 21-22 में नया देखेंगे, 22-23 में नया देखेंगे, 23-24 में नया देखेंगे, ऐसा वाला सीन नहीं है। 2021 में शुरू किया, उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि जब 21-22 आएगा तो नया देखेंगे, नहीं, यही चलेगा लंबा। इसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मोटा माटी समझ में आ गया। अब बोला मान लो आपका जो 2% आया 20 लाख रुपए, अगर आप स्पेंड नहीं कर पाए तो बोर्ड रिपोर्ट में तो आपको रीजन बताना ही है कि क्यों आप स्पेंड नहीं कर पाए। अब इसके अलावा अब आपको क्या करना है, मान लो रीजन तो बता दिए, रीजन के अलावा अब जो पैसा बच गया है, 20 लाख में आपने 5 लाख ही खर्चा किया, 10 लाख ही खर्चा किया, 15 ही किया, 18 किया, 19 किया, बचा तो है ना कुछ, तो वो बचे का क्या करना है, समझना है इसको, ध्यान देना। ये बचे का नोटिंग है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नहीं मिलेगा। जितने भी नोट्स रहेंगे, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करना, डाउनलोड करना, प्रिंट करना। अब मान लीजिए आपका जो अनस्पेंड बचा है, अब मान लो अनस्पेंड बचा है, तो जिस साल में अपने को स्पेंड करना था ना, उस साल को एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, वो 23-24 है। इस साल 23-24 चल रहा है, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024 वो खत्म होगा। तो उस फाइनेंशियल ईयर में अपने को 20 लाख रुपए खर्चे करने थे, बराबर है क्या। अब 20 लाख रुपए खर्चे करने थे, हुआ नहीं, 15 लाख ही हुआ। तो बोले जब से वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, और जितना तुम्हारा बचा, मान लो 15 लाख खर्चा हुआ, 5 लाख बचा, 31 मार्च 2024 से लेके, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हो रहा है, जिस साल आपने CSR में जितना स्पेंड करना था नहीं किया, वहां से 6 महीने, यानी कि 30 सितंबर 2024 की डेट आ जाएगी, वहां से 6 महीने में, यानी कि अप टू 30 सितंबर, मैक्सिमम 6 महीने का समय है। 30 सितंबर 2024 तक आपको जितना भी अनस्पेंड अमाउंट है ना, उस अनस्पेंड अमाउंट को एक शेड्यूल 7 में फंड स्पेसिफाई कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड स्पेसिफाई कर देगी कि नहीं है, कर देगी, उस फंड में डालना है, क्योंकि अनस्पेंड। तो बोले सर करेगी ना, अभी तक नहीं की, तब तक क्या। तो बोले जब तक स्पेसिफाई नहीं कर सकती, तो शेड्यूल 7 के अंदर बहुत सारे फंड दिए, मान लो 25 फंड है, तो जब स्पेसिफाई करेगी तो 25 में 5 कर देगी, किस पे कर दो। अभी नहीं किए तो 25 में आपकी जिस पे मर्जी, 25 पे आपको किस पे करना है, अपने इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट करके कर लो। स्पेसिफाई करेगी तो उसमें ही करना, जब तक स्पेसिफाई नहीं की तो शेड्यूल 7 के अंदर जो भी फंड आपको अच्छा लगता है उस पर कर लो। ये तब आप करोगे, ये 6 महीने वाली लिमिट तब आपके लिए है जब आप ऐसा CSR कर रहे हो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसके प्रावधान अलग है, इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। हम है करंट ईयर में, करंट ईयर चल रहा है 23-24 में अपने को 2% जो आया था वो 20 लाख रुपए आया। 20 लाख रुपए अपने को CSR में एक्सपेंड करने थे, अपन ने 15 लाख बस किए, 15 लाख किए हैं। बोर्ड रिपोर्ट में आप डिस्क्लोजर दे दो, रीजन बता दो क्यों। 5 लाख जो बचा ये अनस्पेंड है, कंपनी के पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब तक खत्म होगा, वहां से 6 महीने यानी कि 30 सितंबर 2024 तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया फंड में पैसा जमा करना। जब तक फंड बताया नहीं है तब तक किसी भी फंड में कर दो, शेड्यूल 7 के अंदर का ही फंड होना चाहिए। अब अगर कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको अब भी हाल बताया, हिंट दिया था, अभी पढ़वाऊंगा भी, अगर कंपनी के पास क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो यहां पे 6 महीने वाला क्राइटेरिया नहीं है। अब यहां पे लॉजिक लगाओ तुम, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है भाई, आगे चलते रहेगा, 3 साल 4 साल अपना चलेगा, कम से कम 3 साल तो चलेगा, दिमाग में आ रहा है। तो अनस्पेंड बचा, अरे तो भैया हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अगर ऐसा नहीं कि इस साल एक प्रोजेक्ट किया खत्म फिर अगला, ऑनगोइंग है,
तो भैया उसको मैं इधर शेड्यूल 7 के फंड में क्यों डालूं? आगे आने वाले साल पे भी तो मेरा प्रोजेक्ट चलेगा स्कूल के एजुकेशन वाला, तो मैं उसमें लगा दूंगा, फिर लगा दूंगा। तो जितना जितना अनस्पेंड है आगे आगे लगाते जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा कितना आगे लगा सकते हो? ये अनस्पेंड को कितना आगे लगा? तो 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल ही आगे लगा सकते हो। बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अभी माहौल बना रहा हूं। तो अगर कंपनी के पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आप ट्रांसफर करोगे विद इन 30 डेज। यहां पे 6 महीने वाला प्रावधान नहीं। अगर आपके पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 30 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जहां से अब खत्म हो रहा है आपका 31 मार्च 2024, वहां से 30 दिन के अंदर ये अनस्पेंड CSR अमाउंट को, अकाउंट लिख दिया, अमाउंट होगा, बराबर है, नहीं अकाउंट ही है। 30 डेज के अंदर आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना है जिसका नाम रहेगा अनस्पेंड CSR अकाउंट। वहां उस अनस्पेंड CSR अकाउंट में जितना भी अनस्पेंड है, जैसे 5 लाख है, आप ट्रांसफर कर दो, बराबर। और उस अमाउंट को आप स्पेंड करोगे विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप उसको यूज करोगे, बराबर है क्या? जो आपने ट्रांसफर के किस पे यूज करोगे? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में यूज करोगे। अब अगर आपने विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर उसको आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया, तो अब आप शेड्यूल 7 के फंड में डाल दो। ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। और जब तक नहीं करती है तब तक कोई भी फंड में डाल दो। शेड्यूल 7 में 25 फंड है भाई, बहुत सारे। उस 25 फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट 2-3 स्पेसिफाई करेगी तो उसमें डालना। जब तक स्पेसिफाई नहीं की 25 में तुमको जो अच्छा लग रहा है उस पर डाल दो। और ये आप डालोगे 30 दिन के अंदर। कहां से 30 दिन? 3 फाइनेंशियल ईयर जहां से खत्म हो गए वहां से 30 दिन। तो मैं आपको बता दूं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो अनस्पेंड अमाउंट जो रहेगा वो 30 डेज के अंदर अनस्पेंड CSR अकाउंट में जाएगा, CSR अकाउंट में। 3 साल तक आप उसको स्पेंड कर दो। वो नहीं किया तो जहां से 3 साल खत्म हो रहे हैं आप शेड्यूल 7 में डाल दो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो 6 महीने का समय, बराबर है क्या? अब मेरी बात को समझना। कहां गई अपनी बात? हाँ, तो देखो यहां पे वही बात लिखी, द बोर्ड शैल विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच अनस्पेंड अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है तो अपने को 6 महीने नहीं, अपने को 30 दिन वाली बात है। एंड अंटिल अ फंड इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 फॉर दिस पर्पस द अनस्पेंड CSR अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू एनी फंड जो कि शेड्यूल 7 में है। Amount remaining unspent shall be transferred by the company within 30 days from the end of financial year to special account to be opened, यानी schedule band जिसको अपन बोलेंगे unspent CSR account if the amount remaining unspent in pursuant to any ongoing project, बराबर है क्या? ट्रांसफर करो, shall be spent by the company within 3 financial year। और अगर आप फेल कर देते हो तो 30 दिन के अंदर वो पैसे को आप शेड्यूल 7 में डाल दो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है? मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कंपनी, जो आपको बताया, ठीक है। टाइमलाइन दे दी, ज्यादा से ज्यादा मल्टी ईयर भी होगा तो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। मल्टी ईयर करना है ना, शुरू किया, वहां से आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर और चलेगा, बराबर है क्या? और उसमें वो प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे जो इनिशियली आपने सोचा था इसको आप लॉन्ग टर्म नहीं चलाओगे, इस साल ही करेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया और बोला नहीं इसको अपन लंबे समय तक चलाएंगे, उसमें कुछ जस्टिफिकेशन दिया, इसमें समाज का कुछ भला है, तो वो प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग करंट ईयर में सोचा यही करेंगे, खत्म कर देंगे, एंड में आ नहीं यार इसको ऑनगोइंग करेंगे, अगले साल आया कि नहीं पिछले वाले को कंटिन्यू करना है, वो रेजोल्यूशन पास करके जो ऑनगोइंग नहीं था आप उसको ऑनगोइंग बना सकते हो। लेकिन कितना ऑनगोइंग? हद से 3 साल, 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखो यहाँ पे पेनाल्टी बताइए, तो पेनाल्टी को अगेन चार्ट से समझने में ज्यादा मजा आएगा। कंपनी ने ये सब हरकत नहीं की, स्पेंड भी नहीं कर रहे हो, उधर भी नहीं दे रहे हो, देखो फेल्स टू कंप्लाई विथ अबव प्रोविजन, तो कंपनी को बोला कि भाई कितना अमाउंट था तुम्हारा CSR का? बोले 20 लाख था ना, 20 लाख का ट्वाइस करो, बोले 40 लाख, और 1 करो, दोनों में से कम क्या है? 40 लाख। कंपनी को 40 लाख रुपए की पेनाल्टी। बोले ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो जिम्मेदार थे ये सब देखने के लिए, उनको पेनाल्टी कितनी? बोले 1/3 ऑफ द अमाउंट, 20 लाख का 1/3 करो, ऑफिसर है ना, छोटा आदमी है, और 2 लाख, दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि 20 लाख का 1/3 करो और 2 लाख, दोनों में से जो कम है उसको ये पेनाल्टी लगेगी। अब ये इसको आप खुद ही पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जस्ट अ मोमेंट। अब बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो ये पहले भी था, एक पॉइंट इसमें से कटा है, आप इसको समझ के लेना। कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी, कौन है, उनका कंपोजिशन बताओ, और कंटेंट्स ऑफ द CSR पॉलिसी। अब ये वाली बात को ध्यान देना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। CSR का डेफिनेशन भी नया दिया है, और एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज CSR में काउंट नहीं होगी, काउंट नहीं होगी, यानी कि आप उसमें पैसा डालोगे तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने CSR में डाला है, वो काउंट नहीं होगी। तो ये दोनों न्यूली इनकॉर्पोरेट किया। न्यूली इनकॉर्पोरेट यानी कि पहले में बहुत सारे चेंजेस थे, तो आपने अब तक जो CSR की डेफिनेशन पढ़ी
या अब तक आपने जो पढ़ा होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में नहीं जाती, उसका आपको स्क्रैप कर देना, ये पढ़ के लेना, ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है। बाकी सब पिछला स्क्रैप, आप सीएसआर की डेफिनेशन और कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में काउंट नहीं होगी आप यहां से पढ़ोगे। इसके पहले जितने भी आपके पास नोट्स होंगे जिसपे आपको सीएसआर की डेफिनेशन दी हो या उसका एक्टिविटीज कौन सी सीएसआर में काउंट नहीं होगी, उसको स्क्रैप कर देना, उसको नहीं पढ़ना, यहां से पढ़ना। अब समझना, कुछ चीजें पहले की भी है इसमें, बट कुछ चीजें इसमें न्यू भी ऐड हुई है, तो इसीलिए बोल रहा हूं पहले वाली को छोड़ देना, समझना इस बात। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा थीम बता देता हूं। पहली बात तो भारत एक पहला देश है जो सीएसआर को मैंडेटरी किया था जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था। अब सीएसआर का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, तुम उन्हीं शेयर होल्डर का पैसा लगाते हो मतलब मांगते हो, वो इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हो, बड़े आदमी बनते हो, उनको कुछ डिविडेंड के रूप में देते हो। अल्टीमेटली कमा कहां से रहे हो? सोसाइटी से। तो जहां से तुम कमा रहे हो उस सोसाइटी के प्रति तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसको भी कुछ दो। हो सकता है जिस गांव के किसान ने शायद तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया हो, आप उसी के गांव में जब स्कूल खोलोगे तो उसका बच्चा पढ़ेगा वहां पे, तो आपने जो लिया था, कमाया, बड़ा आदमी बना, तो समाज को कुछ दो भी। कोई डेफिनेशन है जिसको लॉ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया कि भाई जो चीज एक्चुअल में एथिक्स होनी चाहिए थी उसको एक लॉ के तहत ऑब्लिगेशन बना दिया गया। बराबर है क्या? 135 के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन द रूल बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान से इसको समझ के लेना फटाफट। बोले कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कर रहे हो। बोले क्या कर रहे हो? बोले हम दवाई बना रहे हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम दवाई बनाने का काम करते, देखो कितना अच्छा काम है, हम कैंसर की दवाई बना रहे। अरे तो भैया तुम सन फार्मा हो, सन फार्मा कंपनी हो, तुम्हारा काम ही फार्मास्यूटिकल का है, तुम कैंसर का दवाई नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? बोले नहीं, कैंसर का दवाई मिलता नहीं है, जल्दी से इलाज नहीं होता उसका। अरे भाई और भी कंपनी रहे तो तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना भाई। अब मैं कल को मेरे ऊपर ये सीएसआर लग गया, बोले मैं क्या कर रहा हूँ? बोले मैं नोट्स डेवलप कर रहा हूँ बच्चों के लिए, इजी जाएगा, बच्चे अच्छे से पास होंगे, देखो जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी। अरे तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है भाई ये। तो जो भी एक्टिविटीज तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है उसको तुम सीएसआर थोड़ी बोलोगे, उससे कुछ हट के करो। अब जैसे मैं हूं, मैं फीस लेके पढ़ाता हूं, अब मैं गांव गांव में जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दूं सीएस का, और वहां पे अवेयर करूं उनको, और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं और पूरा खर्चा अपने से करूं, तब जाके मैं मानूं कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन मैं गांव में भी जाके बोले मैं पढ़ा रहा हूं, कम पैसे में पढ़ा रहा हूं, कम पैसे में, तो गांव वाले कम पैसा ही देंगे, नॉर्मल कोर्स में आ गया। बराबर है क्या? गांव के जो लोग हैं वहां पे बहुत गरीबी है, प्रेग्नेंट हो जाती लेडी तो उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, माल न्यूट्रिशन रहती है, उनके लिए मैं अस्पताल बना रहा हूं, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड बना। मेरे काम से हटके कुछ कर रहा हूं, जो मेरा नॉर्मल काम है वो करूं, सीएसआर में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंगेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में न्यू वैक्सीन, अभी कोविड के समय आया था ये अमेंडमेंट, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो भले तुम, लेकिन तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस चीज के लिए कर रहे हो कि वैक्सीन बन जाए, ड्रग्स बन जाए, मेडिकल डिवाइस जो कोविड को प्रिवेंट कर दे, न्यू वैक्सीन ड्रग्स के लिए, तो ये सिर्फ 3 साल के लिए परमिटेड है। ये काम अगर आप करते हो 2023 तक, 2021, 21, 22, 22, 23, इवन तो ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा, क्योंकि ये बीमारी एक नई बनी, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक नया उसका क्या बनाना है, दवाई बनाना है। ये अगर आप काम कर रहे हो कोविड-19 से रिलेटेड, उसके वायरस को बचाने के लिए कुछ R&D कर रहे हो, तो फिर ये सीएसआर में काउंट होगा, इवन दो वो आपका नॉर्मल बिजनेस है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अपने को क्या बोल रहा है, सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो किसके साथ होना चाहिए? वो गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ होना चाहिए, कोलैबोरेशन में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की एजेंसी शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 9 में बताया, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी के नाम बताया, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट एजेंसी के साथ होगा तो ही उसको सीएसआर में काउंट किया जाएगा। खुद से कर रहे हो तो नहीं किया जाएगा, कोलैबोरेशन में होना जरूरी है। बराबर है क्या? इसकी डिटेल अलग से आप सेपरेटली बता देना एनुअल रिपोर्ट में, ऑन सीएसआर इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल है। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे मैं जिम में देखा हूँ अच्छे बॉडी बिल्डर रहते हैं, ट्रेनिंग उनको मतलब कोच रहते हैं, एक्चुअल में जिम ट्रेनर जिनको बोलते हैं, सब जानकारी है, सब नॉलेज है, बॉडी भी अच्छी है। हम उसको बोलते हैं भाई तुम इतना पावरफुल हो, बलशाली हो, इतना नॉलेज है,
तुम ओलंपिक में जाओ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, तो कहता रहे भैया मेरे को कौन स्पॉन्सर करेगा, बोले इतना पैसा होना चाहिए शरीर में, डाइट चाहिए, बॉडी बनेगी, एनर्जी आएगी, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, कौन कौन इतना देगा। तो बोले अगर मान लो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड अपने किसी इंडियन प्लेयर को, एथलीट को बढ़िया डाइट प्रोवाइड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, बोले जा मेरा नाम बस ले देना, बोले अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ने स्पॉन्सर किया, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और तू मेडल जीत के ले आएगा देश के लिए। तो ये जो मैं खर्चा करूंगा उसकी बॉडी बनाने में, उसको ट्रेन करवाने में, उसको ओलंपिक का मेडल जितवाने में, इंटरनेशनल चैंपियन बनाने में, ये खर्चा भी CSR में आएगा। लेकिन वो प्लेयर इंडिया का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एट नेशनल लेवल, इनको छोड़ के भैया इनके लिए करूंगा तो CSR है, लेकिन मैं बाहर वालों को ट्रेन कर रहा हूँ, बाहर का कोई बंदा है ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, उनके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, उनको ट्रेन कर रहा हूँ, तो भैया वो वहां के लिए जीतेगा, हमारे देश के लिए थोड़ी जीतेगा। तो उनके ऊपर खर्चा करूंगा तो CSR में काउंट नहीं होगा, लेकिन हमारे वाले लोगों के ऊपर खर्चा करूंगा और वो मेडल वेडल जीत के लाएंगे तो CSR में काउंट होगा। बराबर है क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अब ये CSR में काउंट होगा। तुम उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देके अपना काम निकलवाओगे अपना, ये काउंट नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉयज को बेनिफिट कर रहे हो तो भैया एम्प्लॉयज को तो तुम वैसे भी रेमुनरेशन देते हो, तुम रेमुनरेशन भर भर के दे दोगे, बोलोगे ये देखो CSR हो गया, काउंट नहीं होगा वो CSR में। ऑन स्पॉन्सरशिप, इसका वीवो का एग्जांपल दिया है, वो जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, बोले हम उसको स्पॉन्सर करेंगे, बोले वो जितने भी वो सब जर्सी वर्सी पहनते हैं उसमें वीवो करके वीवो वाला अपना ब्रांड प्रमोट करेगा फॉर डिवाइडिंग मार्केट बेनिफिट्स। इसको भी अपन ये नहीं बोलेंगे कि आपने स्पॉन्सर ये CSR में कुछ किया, तो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, समाज के फायदे के लिए थोड़ी आपने कुछ किया, ठीक है। अब भैया जो चीज आपको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि भाई ये आपको काम करना ही है, कानून के अंदर आपको कुछ ऑब्लिगेशन दिया कि भाई ये काम आपको करना ही है, अब वो काम कर रहे हो और उसको गिना रहे हो कि देखो ये CSR में, अरे वो तो कानून के तहत रेगुलेट हो रहे हो इसलिए कर रहे हो, उसको CSR में थोड़ी गिन लोगे तुम। अब ये भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, ध्यान से समझ के लेना इसको भी। CSR इम्प्लीमेंटेशन अब तक जो पढ़े थे उसको स्क्रैप कर देना, यहां पढ़ना, ध्यान से समझ के लो इसको फटाफट, ज्यादा भी अपने बचा नहीं है। एक्सपेंडिचर वाली बात आएगी, नेट प्रॉफिट वाली बात आएगी और खत्म हो जाएगा अपना, बस 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट, ध्यान से समझो इसको। CSR इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या, कैसे करोगे आप? खुद चले जाओगे स्कूल बनाने के लिए, क्या करोगे? जैसे मैं बोला कि भाई स्कूल बना दूंगा, फ्री में पढ़वाऊंगा, माल न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडी उनके लिए हॉस्पिटल बना दूंगा, तो खुद से करेंगे क्या? कंपनी चाहे तो खुद से कर ले, किसी और से कराना चाहे वो भी कर ले, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बोला बोर्ड शैल इंश्योर करेगा CSR एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द कंपनी, ठीक है, या तो खुद से या तो किसी के थ्रू। अब थ्रू की बात आएगी तो नीचे वाली बात आएगी। अब मार्क जो कर रहा हूं ध्यान से समझना भाई, या तो आप कंपनी बना लो अंडर सेक्शन 8, बोले भी अपन कहां ताम झाम पालेंगे, एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, उसको काम सौंप देंगे, बराबर है क्या? या तो आप पब्लिक ट्रस्ट बना लो, या तो आप क्या सोसाइटी बना लो। तो चाहे आप सेक्शन 8 कंपनी बना लो, ट्रस्ट बना लो, सोसाइटी बना लो, ये 12A और 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए बाय द कंपनी। समझ रहे हैं इस बात को? ये 12A और 80G ऑफ द जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वहां पे ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए वहां पे, इधर सिंगली और अलॉन्ग विथ अनदर कंपनी। मैं किसी और कंपनी के साथ मिलकर या तो सेक्शन 8 कंपनी बना लूं, ट्रस्ट बना लूं, सोसाइटी बना लूं, जो कि 12A और 80G ऑफ इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो, और इनको काम सौंप दूं कि तुम ये लो 20 लाख रुपए और इसको लगाओ, चलाओ। या तो ये सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, उनको मैं पैसे दे दूं कि लगा दो CSR में, ठीक है। या तो कोई ऐसी एंटिटी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई, जिसको अपन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, उनको पैसे दे दो कि भाई तुम लगाओ। अब यहां पे बोला है कि कंपनी, मान लो आप नहीं बनाते हो, जैसे मैं हूं भाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड, CSR मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। अब मेरे ऊपर CSR एप्लीकेबल हो गया तो या तो मैं खुद सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी बना लूं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई वो कर लूं, या तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है उनके थ्रू कर लूं। अब मान लो कोई ऐसी कंपनी है, करण छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड है, एक दूसरी कंपनी है, उसके ऊपर भी CSR एप्लीकेबल होता है, और वो CSR करण छाबड़ा ट्यूटोरियल के ऊपर क्योंकि CSR एप्लीकेबल होता है, उसने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई।
अपने सीएसआर के लिए। मैं बोल रहा हूँ अरे करण छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड, हमारे को भी सीएसआर एप्लीकेबल हुआ है, आपकी सेक्शन 8 कंपनी से हमारा भी काम करवा दो ना, हमारा भी सीएसआर करा दो ना। तो यहां पे लॉ मेकर परमिट जरूर करता है कि आप उनकी सेक्शन 8 कंपनी जो स्टैब्लिश हुई है उनसे काम करवा लो, लेकिन उस सेक्शन 8 कंपनी का, ट्रस्ट का या सोसाइटी का पिछले 3 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि उसको बने हुए कम से कम 3 साल होने चाहिए, तभी आप उससे करवा सकते हो। अ कंपनी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड हैविंग एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 साल का, बराबर है क्या, तब आप करवा सकते हो। अब ध्यान से समझना, जितनी भी एंटिटी जो सीएसआर एक्टिविटी कर रही है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं खुद कर रहा हूं तो मेरे को CSR 1 इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। मान लो मैं सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी बना के कर रहा हूं तो वो सेक्शन 8 कंपनी की ड्यूटी हो जाएगी, ट्रस्ट की ड्यूटी हो जाएगी, सोसाइटी की ड्यूटी हो जाएगी कि उसको CSR 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है ROC के पास 1 अप्रैल 2021 से, मतलब ये विथ इफेक्ट फ्रॉम। इसके पहले अगर आप किए हो, बराबर है क्या, इसके पहले के आपके अगर कोई प्रोजेक्ट थे उसमें अगर आप CSR 1 नहीं भी किए हो इलेक्ट्रॉनिकली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रोवाइडेड में लिखा है। ये साइन एंड सबमिटेड होगा CA/CS CMA के द्वारा। CSR 1 जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और वो आपको हर ट्रांजेक्शन में मेंशन करना रहेगा, बराबर है क्या। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो कि भाई हमारे CSR की प्लानिंग आप बना के दे दो, आप समझदार हो, थ्योरेटिकल पॉइंट है, बराबर है क्या। ठीक, आप चाहो तो कोलैबोरेट भी कर सकते हो। तो कोलैबोरेट वाला एग्जांपल मैं अभी दे दिया कि अर्जुन छाबड़ा करण छाबड़ा ट्यूटोरियल के साथ कोलैबोरेट करके कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, बराबर है क्या, तो आप उसकी सेपरेटली रिपोर्ट दे देना। अब बोर्ड की ड्यूटी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बोर्ड देखेगा कि भैया वो 20 लाख रुपए दिए थे तो वाकई में सही सही 60 लगा कि नहीं लगा, बराबर है क्या, यूटिलाइज हुआ कि नहीं, जिस पर्पस के लिए दिया था और जिस मैनर में बोला था यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है क्या। और वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई ये 20 लाख रुपए फलाने फलाने पर्पस में सही तरीके से लग गए, बराबर है। बोर्ड मॉनिटर भी करेगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेगा तो उनके इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा, ठीक है, कि कितने टाइमलाइन में काम हो जाना चाहिए, ईयर वाइज एलोकेट कर देगा, इतने समय में इतना काम हो जाना चाहिए। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए, आप उसको पढ़ सकते हो। अब बात आ रही है CSR एक्सपेंडिचर की, ध्यान से समझना है इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात की है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब ये है, इसमें बोला है कि भाई वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो 20 लाख रुपए अपना CSR आया, इसका 5% करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख रुपए। तो बोले भाई साहब आप जैसे कि कोई भी काम करने के लिए दिए हो, जैसे मैं बोला कि भाई वो अपने को एक छोटा सा एक क्लिनिक बनाना है, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उनका देख रेख तो कोई डॉक्टर बैठ के कर ले कम से कम, और एक बंदा है राहुल करके उसको ऑथराइज कर दिया कि भाई ये तेरा काम है। अब टोटल 20 लाख रुपए वहां तो नहीं लग जाएगा। और मैं बोला कि भाई एक टीचर को ले लो, वो टीचर को बोलो कि भाई साल भर बच्चों को मार्गदर्शन दे कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। तीसरा, जो भीख मांगते हैं उनको बुलाओ, गरीबी दूर करवाओ, खिलाओ पिलाओ उनको, गरीबी बहुत है वहां पे, उनका लंगर लगवाओ, तीसरा हो गया। ऐसे करके 8-10 प्रोजेक्ट अपने चलने लग गए। तो अब भाई ऐसा है कि उसमें से मैंने किसी एक बंदे को किसी एक काम में लगाया, किसी को एक काम में लगाया, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सबका कोई तो संभालने के लिए होना चाहिए ना। तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना हो सकता है, तो बोले ये 20 लाख का 5% यानी कि 1 लाख, इतना आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में बोल सकते हो कि भाई ये भी हमारा CSR एक्सपेंडिचर है। यानी कि मैं बोलूं सरल भाषा में, भाई 20 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ, आप इसमें 1 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का दिखा सकते हो, और ये भी ओवरहेड में काउंट होगा, मतलब CSR एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो अब किसका 5% करना है, भाई आपका जो एवरेज आया, एवरेज का आपने 2% किया ना, तो ये 2% आया, इसका 5%, इसका 5%, ये 1 करोड़ होगा तो इसका 5% और ज्यादा आएगा। तो आप कितना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को CSR एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो, बोले हद से हद 5%। बोले सर मान लो अपना एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हो गया सर 15 लाख रुपए का, दिखा सकते हो 15 लाख रुपए को CSR एक्सपेंडिचर? नहीं, 1 लाख ही दिखाओगे, ये 14 लाख रुपए समझ लो कंपनी अपने जेब से देगी। फिर समझ में ही बात, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है वो, ठीक है। एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज, मान लो भैया मैंने स्कूल खोला, मान लेते हैं अपना CSR का अमाउंट 20 लाख का नहीं आ रहा है, 2 करोड़ का आ रहा है, उससे अपन ने स्कूल खोला। अब स्कूल खोला तो हमने एक नॉमिनल फीस रखी वहां पे जानबूझ के
क्योंकि जब कोई चीज़ें फ्री हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने जानबूझ के एक फीस रखी, एकदम नॉमिनल फीस, ताकि जब बच्चा फीस दे के आए तो उसको लगे हाँ भाई मैंने कुछ दिया तो पढ़ेगा। अब उससे अपने को क्या हो गया, कुछ सरप्लस हो गया सीएसआर एक्टिविटीज से, बराबर है क्या। शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट मत समझ लेना, जो पैसा आया है ना उसको वापस लगा देना उसी बिजनेस में, उसी प्रोजेक्ट में। और अगर वो प्रोजेक्ट में पैसा लगने के बाद भी बच जाता है तो आप उसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में दे दो, जो शेड्यूल 7 में है ना, जो अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट बचा तो शेड्यूल 7 में जो फंड है उस पर ट्रांसफर कर दो, बच गया तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो प्रोजेक्ट है पैसा बच गया, दे दो फंड में, ठीक है। वेयर अ कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, एक्सेस कर दिए तो सेट ऑफ का फायदा मिलता है अपने को पता ही है 3 फाइनेंशियल ईयर तक, और जो एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है उस पर सरप्लस नहीं आएगा, मतलब जो आपको फायदा हो गया है ना उसको आप एक्सेस में मत गिनना। आपका 5 करोड़ का अमाउंट आया था, आपने 4 करोड़ ही लगा पाए, ठीक है, तो ये तो कम हो गया। आपका 5 करोड़ का अमाउंट था, आपने 7 करोड़ लगाया तो 2 करोड़ एक्सेस हुआ। आपको 30 लाख रुपए का सरप्लस भी हुआ तो ये 2 करोड़ 30 लाख एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ 2 करोड़ एक्सेस है, तो 30 लाख को भी मत लगा देना आगे, सेट ऑफ का फायदा उस 30 लाख का भी मत ले लेना। वो 30 लाख को आप उसी प्रोजेक्ट में लगाओगे लेकिन वो एक्सेस में काउंट नहीं होगा, वो सेट ऑफ में काउंट नहीं होगा। या तो आप उसको अनस्पेंड है तो आप शेड्यूल 7 के फंड में दे दो, या तो आप उसको वापस से बिजनेस में लगा दो, लेकिन वो एक्सेस के सेट ऑफ में काउंट नहीं होने वाला, वो 2 करोड़ एक्स्ट्रा जो वही काउंट होगा। इसके लिए रिजोल्यूशन पास होगा सेट ऑफ के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो एक और बात बोला, इसको समझ के लेना कि सीएसआर अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो कुछ कैपिटल असेट के लिए भी। अब कैपिटल असेट का मतलब क्या है, अब जैसे कि भाई साहब मेरे को कॉलेज बनाना है, भाई मैं टीचर ले आऊंगा, मैं प्रोजेक्टर ले आऊंगा, बराबर है क्या, मैं जगह ले आऊंगा, बिल्डिंग ले आऊंगा। अब उसके बाद जहां पे कैपिटल असेट लगेगी भाई, बेंचेस लगेगी, बोर्ड लगेगा, फर्नीचर लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, टीवी लगेगी, फ्रिज लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेगी, कैपिटल असेट। तो ये जो सारी चीजें आप जो कैपिटल असेट करोगे, मतलब आपके सीएसआर एक्सपेंडिचर की वजह से जो आप कैपिटल असेट एक्वायर करोगे, लॉ मेकर बोलता है वो कैपिटल असेट को आप एक्वायर कर लो, क्रिएट कर लो, बिल्डिंगें बना दो, फर्नीचर ले आओ, अपने नाम से नहीं करोगे। वो आप कैसे करोगे पता है क्या, सेक्शन 8 कंपनी आप स्टैब्लिश किए थे उसके नाम से, या ट्रस्ट के नाम से, या तो सोसाइटी के नाम से, जिनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो और जिसके पास सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उनके नाम से आप कैपिटल असेट एक्वायर करोगे। कंपनी अपने नाम से नहीं कर सकती, ये तो बहाना हो जाएगा ना, बोले सीएसआर करके बोले चलो जमीन ले लो, जमीन ले लो, जमीन एक्वायर कर रहे हो, फिर वो भला क्या कर रहे हो। बेनिफिशियरी जो रहेंगे सीएसआर प्रोजेक्ट के, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कलेक्टिव एंटिटीज, इनके नाम से करो, बेनिफिशियरीज के नाम से ले लो, पब्लिक अथॉरिटी के किसी के नाम से ले लो, कंपनी अपने नाम से नहीं लेना बेटा कैपिटल असेट। ये तो लूप खोज ले रहे थे ना कंपनी लोग, तो उसको फिल कर दिया, बराबर है क्या। तो बोले मान लो कोई कैपिटल असेट एक्वायर हुई है इस प्रोविजन के आने से पहले। ये प्रोविजन कब आया था जो मैं आपको बोला, ये 22 जनवरी 2021 को प्रोविजन आया था। इसके पहले अगर हमने मान लो कोई कैपिटल असेट एक्वायर की, उसका क्या, तो बोले फिर 180 डेज के अंदर आप कंप्लाई कर लो, यानी कि 180 डेज के अंदर ये 3 के नाम से वो कैपिटल असेट चले जाना चाहिए, तीनों में से किसी एक के नाम से, या तीनों को देना तो आपकी मर्जी। 180 डेज के अंदर आपको ये कंप्लाई करना है। 180 डेज मान लो कंपनी को कम लग रहा है, नहीं मिल रहे हैं 3 लोग अच्छे लोग, तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ज्यादा से ज्यादा आप 90 डेज के लिए इसको और एक्सटेंड कर लो, 180 डेज प्लस 90 और मिल जाएगा, लेकिन उतने में आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, तीनों में से किसी एक के नाम से आपको कैपिटल असेट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझा सर। सीएसआर रिपोर्टिंग की अगर बात करूं तो आपको सीएसआर की रिपोर्टिंग एनेक्जर 1 या एनेक्जर 2 में करनी होती है। अब 1 और 2 क्या, ध्यान से समझना। 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो एनेक्जर 2 में करोगे, उसके पहले जो था वो एनेक्जर 1 था, इतना समझ के लेना। फॉरेन कंपनी है तो उनकी जो बैलेंस शीट फाइल होगी अंडर सेक्शन 381। अब 381 क्या है, ध्यान से समझना। 381 बोलता है कि फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में कुछ तामझाम है, तो इंडिया के हिसाब से उसको बैलेंस शीट और ये सारी चीज बनानी, तो उसका सीएसआर उस हिसाब से होगा, बराबर है क्या। एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। अब ये ध्यान से समझना, इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट की बात आई है, ध्यान से समझना इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, समझना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बेहतरीन प्रॉफिट आया, बेहतरीन अमाउंट आया सीएसआर एक्सपेंडिचर का, तो सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लो 10 करोड़ और मोर आ रहा है। क्या कर रहे हो बोले इस 10 करोड़ और मोर का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोला हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे, एनवायरनमेंट को सही करेंगे, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है,
पेड़ लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे, गंगा नदी साफ करेंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, मतलब धुआं हुआ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को अवेयर करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, आप अपने व्हीकल यूज मत करो, वगैरह वगैरह सब करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि 10 करोड़ और मोर का उनका तो CSR एक्सपेंडिचर ही आ रहा है। तो बोले मान लो आपने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अवेयर किया, पौधारोपण किया, जगह जगह आपने बोर्ड लगाए अवेयर के लिए, गंगा नदी आपने साफ करवाई, या जो भी नदी आपके समुद्र साफ करा, सब किए। अब इमीडिएटली इसका इंपैक्ट तो पता नहीं चलेगा। तो बोले 10 करोड़ और मोर आपने खर्चे किए, तो जिस जिस प्रोजेक्ट में आपका 1 करोड़ और मोर खर्च, मतलब देखो 10 करोड़ पूरा एक प्रोजेक्ट में तो जाए, पोल्यूशन कंट्रोल में बहुत सारी चीज आएगी। कोई अवेयरनेस में 1 करोड़ लगा दिया, पौधारोपण में 2 करोड़ लगा दिया, तो जिस जिस प्रोजेक्ट में आप 1 करोड़ से ऊपर लगा रहे हो, 10 करोड़ तो टोटल अमाउंट है। अब टोटल काहे के लिए पोल्यूशन कंट्रोल, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे, अवेयरनेस का, पौधारोपण का, नदी साफ करना, समुद्र साफ करना। तो हर एक जो सब प्रोजेक्ट है उसमें 1 करोड़ और मोर का अमाउंट लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करो और उसको बोलो यार तुम जज करो, हमने जो इतना खर्चा किया इसका कुछ इंपैक्ट पड़ा क्या समाज में, इसका कोई इंपैक्ट पड़ा क्या समाज में, इसको तुम जज करो, जज करो समाज में इसका कोई इंपैक्ट पड़ा क्या। और जब कब जज करोगे पता है क्या, अब आज की तो कल थोड़ी इंपैक्ट पता चलेगा। हमने जब ये प्रोजेक्ट कर लिया ना, उसके कम से कम 1 साल बाद आप जज करो, इंपैक्ट असेसमेंट करो। समझ में ही बात। तो देखो एवरी कंपनी जिसका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन जो है 10 करोड़ और मोर है इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले 3 साल का जितना भी आपने CSR एक्सपेंड किया है उसका एवरेज निकालो। अगर वो 10 करोड़ और मोर आ रहा है, आप इंपैक्ट असेसमेंट करो थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ देयर CSR प्रोजेक्ट हैविंग आउटलेज ऑफ ₹1 करोड़ और मोर, यानी कि जहां जहां पे भी आपका 1 करोड़ और मोर से ज्यादा पैसा लगा है, विच हैव बीन कंप्लीटेड, और कम से कम 1 साल हो गए हैं, उनका इंपैक्ट स्टडी करो। बोर्ड के सामने इसको रखा जाएगा और एनुअल रिपोर्ट जो होगी ऑन CSR के उसमें एनेक्जर में भी इसको रखा जाएगा। बराबर है क्या। और जो भी आपका इंपैक्ट असेसमेंट का खर्चा होगा आप उसको एक्सपेंडिचर के बुक कर सकते हो कि ये हमारा CSR एक्सपेंडिचर है करके, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना बुक करोगे, 5 लाख, 5 बोल रहा हूं, 5%, ठीक है, ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपका 1 करोड़ CSR था, बराबर है, उसका 5% कर लो, 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख होगा। बराबर, मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट है तो और 5% कर रहे हो, वो 60 लाख आ गया, तो बोले फिर 60 लाख नहीं, हद से हद 50 लाख ही करोगे, विच एवर इज लेस। बराबर है क्या। तो मान लीजिए कभी 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ का 5% करोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो बोले नहीं, बहुत ज्यादा आ जाएगा, करोड़ों में अमाउंट आ जाएगा वो, तो बोले 50 लाख से ज्यादा फिर भी नहीं हो जाएगा। 5% 50 लाख जो आपके CSR एक्सपेंडिचर का मेन अमाउंट है उसका 5% और 50 लाख दोनों में से जो भी कम है। ये डिस्प्ले ऑफ CSR पॉलिसी ऑन द वेबसाइट के लिए ये पढ़ लेना, ये तो सेम चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, ध्यान से समझ के लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है, इतना सारा 135 पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं कुछ शंका आती है या कुछ छूट जाती, पूछे अरे यार इस सिचुएशन में क्या करेंगे, लॉ मेकर सोच नहीं पाएंगे, मान लो कुछ कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, यहां पे अपन क्या करेंगे, आपके भी दिमाग में बहुत सारी बात आ सकती है जहां पे वो लॉ साइलेंट होगा। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जनरल और स्पेशल डायरेक्शन दे सकती कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी, जैसा उसको सही लगे, टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ 135, सच कंपनी को वो कंप्लाई करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बार बार जो अपन बोल रहे थे कि पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट लेंगे, उसका एवरेज करेंगे और एवरेज का 2% करके अपन करेंगे। तो नेट प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, तो ये बात तो सेम है, ये पहले भी दी हुई थी। अब नेट प्रॉफिट में यहाँ पे क्या क्या आएगा, ध्यान से समझना, एकदम क्लियरिटी से समझा रहा हूं, समझना। सबसे पहले बोले कोई भी प्रॉफिट, अब जैसे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल है, इसकी एक ब्रांच है मान लो यूके में और यूएसए पे, तो ये 3 चीज नहीं आएगी, ये 2 चीज नहीं आएगी बोल रहा है। अब यूएसए वाली ब्रांच से मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो भाई वो तो यूएसए वाली ब्रांच का प्रॉफिट आई है ना, एसीटी का थोड़ी प्रॉफिट है, तो उसको ऐड मत करना बोले। तो देखो एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस ऑफ द कंपनी वेदर ऑपरेटेड एज अ सेपरेट कंपनी और अदरवाइज, तो भाई वो तो वहां के समाज से कमा रही है ना, मेरी कंपनी इंडिया में है, उसका ब्रांच है उधर, वो वहां क्या कमा रही है तो वहां के समाज में देगी ना, वो इंडिया में जो समाज से मैं कमा रहा हूं मैं दूंगा यहाँ की सोशल, उसको ऐड मत करना। अब बोले डिविडेंड की बात को समझना, मान लो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके ऊपर 135 एप्लीकेबल है, इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1000 करोड़ रुपए का,
टाटा जो है, टाटा कंपनी के पास रिलायंस कंपनी के 60% के शेयर्स हैं। उस हिसाब से इसके पास डिविडेंड बनता 200 करोड़ का, क्योंकि उसके पास शेयर्स थे। तो इसने 1000 करोड़ की जो डिविडेंड दी है, उस पर 200 करोड़ का डिविडेंड बना टाटा का। अब टाटा कंपनी के ऊपर भी 135 एप्लीकेबल है। तो बोले दिखाओ तुम्हारा नेट प्रॉफिट, तो बोले हाँ हमारा खुद का नेट प्रॉफिट 600 करोड़ और डिविडेंड का 200 करोड़। तो आप 800 करोड़ लोगे नेट प्रॉफिट को या आप 600 करोड़ लोगे? मेरे हिसाब से 600 करोड़ लेना चाहिए। पूछो क्यों? अरे भाई जब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रॉफिट में ऐड किया होगा 1000 करोड़ को, और इस डेफिनेटली 1000 करोड़ पे सीएसआर जा चुका होगा। अभी 1000 करोड़ में सीएसआर जा चुका है क्योंकि रिलायंस के प्रॉफिट पे तो बुक हो चुका था। अब यही इसके 1000 करोड़ का 200 करोड़ जा रहा है, तो दोबारा इस 200 करोड़ में 2% नहीं लग जाएगा? तो बोला कि जो डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो, किस कंपनी से रिसीव कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी सीएसआर एप्लीकेबल है, तो वो तो 2% दी होगी ना, उसके बाद आपको डिविडेंड दे रही है। तो आपको दोबारा फिर इस वाले प्रॉफिट को ऐड करने की जरूरत नहीं, आप 600 करोड़ वाले को लेना उस प्रॉफिट पे। तो एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया विच आर कवर्ड, जैसे रिलायंस कवर्ड थी 135 में, तो उससे डिविडेंड ले रहे हो तो पे ही की होगी ना, तो तुमको वो 200 करोड़ लेने की जरूरत नहीं, तुम 600 करोड़ लोगे अपने नेट प्रॉफिट में। बराबर है क्या? फिर फॉरेन कंपनी की बात किया है, नेट प्रॉफिट उनका क्या रहेगा? जो नेट प्रॉफिट उनको 381 के हिसाब से आया। बराबर है क्या? ठीक है, रीड विद सेक्शन 198। तो 381 में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बनाने बोला है, तो 381 के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आया फॉरेन कंपनी के लिए, नेट प्रॉफिट 381 वाला रहेगा। यहां पे आके अपने सारे अमेंडमेंट कवर हो जाते हैं 1 घंटे 40 मिनट में। मैंने क्रिस्प करके भी बताया है, और जहां जहां डिटेल की जरूरत है वहां पे डिटेल की भी बताया, मतलब मुझे पता है कौन से पॉइंट एग्जाम में रिलेवेंट है, तो उसको उतना समय देके मैंने बताया। यहां पे आके अपना पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके 10 तक का जितना अमेंडमेंट था पूरा कवर हो गया। नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेंडमेंट कैसा लगा बता दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं बता दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। और हार्डली 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो बनाइए। बराबर है क्या? फटाफट 1 रन में देख के खत्म कर देना, और बाद में फिर रिविजन का समय लेना, क्योंकि अब इतना अपने पास समय बचा नहीं है कि अपन इसको बाद में टाल के लेकर के। बराबर, एक बार वापस से कंफर्म करना चाहता हूं कि भाई साहब 1 से लेके 8 तक के जितने चैप्टर्स थे उनका रिवीजन के साथ अमेंडमेंट पहले ही कर चुके थे। आप ये समझ लीजिए कि ये वाले अमेंडमेंट में अपने चैप्टर 1 से लेके 8 तक के तो अमेंडमेंट कवर ही है। 2 चैप्टर के अपन ने अमेंडमेंट एक्स्ट्रा कवर करके लिए हैं। कोई डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है, वो टाइम स्टैम्प दिया रहेगा तो डायरेक्ट यहां आ जाएगा। बराबर है। अब बात आती पेनाल्टी का अमेंडमेंट का। क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। पेनाल्टीज और फाइन के अमेंडमेंट को जाने दीजिए। कैसे जाने दीजिए भाई? आप आरटीपी उठा लो, आपको पेनाल्टी सच के मिली हुई है, पहले ये थी अभी है, पहले ये थी अभी है, पहले ये थी अभी है। तो उसका नोट्स बनाने का मेरे को कोई तुक नहीं दिखता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत सजा के बता दिया पहले ये थी अभी है। 36 पेनाल्टी है, 36 फाइन है, 36 जगह ये सारी चीजें। मेरे को एक बात बताओ, उसको आप पढ़ भी लोगे, नोट्स भी लोगे, कर भी लोगे, एग्जाम तक आपको उसका हार्डली 5% भी याद रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। हाई इनपुट और लो आउटपुट वाला सेक्शन है वो। तो मैं तो कह रहा हूं आप उसको अभी फिलहाल इस समय में तो जाने दीजिए। अगर आपने बहुत समय से उसको रटते हुए आए, गो ऑन, कोई बात नहीं, दिया हुआ है। मैं आपकी अगर जगह रहता, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं भाई उसको छोड़ देता, क्योंकि भाई उससे क्वेश्चन अगर आ भी गया हद से हद 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 5 मार्क्स मिल जाए। इतनी सारी चीजें सब याद रहेगी क्या? इसलिए पेनाल्टी मैंने यहाँ पे कवर नहीं की, उसके अमेंडमेंट को, वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसमें मैं आपको क्या समझा, उसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं। पहले ऐसा था वैसा है, पहले इसमें इंप्रिजनमेंट था, अब नहीं इसमें था, नहीं है, नहीं है। पूरा तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, जहां जहां इंप्रिजनमेंट था उसको डिक्रिमिनलाइज करके फाइन और पेनाल्टी लगा दी है। बहुत कम जगह अब इंप्रिजनमेंट रह गया, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।